रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। 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 मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। 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 तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता। हेलो 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 तेरी बंदगी हानी 1 2 3 माइक चेक। कौन जानता था। सारे बच्चे फटाफट से इसको शेयर कर दो जी। तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। सारे बच्चे इसको फटाफट से शेयर कर दो हर ग्रुप में जल्दी, और लाइक का बटन ठोक दो। मुझे रास आ गया है
तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे, 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 दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे। दुनिया के ठोकरों हेलो हेलो हेलो, हाँ जी 1 2 3 माइक चेक। दुनिया की ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे, दुनिया के ठोकरों से आई मैं तेरे द्वारे, मेरे मुरली वाले मोहन, मेरे मुरली वाले मोहन, अब और ना सताना, मेरे मुरली वाले मोहन, अब और ना सताना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया अच्छे। गुड मॉर्निंग मेरे यारों, गुड 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 मॉर्निंग है। तेरी सांवरी सुरतिया मेरे मन में बस गई है, तेरी सांवली सूरतिया मेरे मन में बस गई है, तेरी सांवरी सूरतिया मेरे मन में बस गई है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे यारों, तेरी सांवरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। फटाफट बताओ मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही है? बस गई है, बोलो 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 तेरी बोलो। सांवरी सूरतिया मेरे मन में बस गई है। जी वीडियो 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 वीडियो। अब आ भी जाओ मोहन, अब आ भी जाओ मोहन, करके कोई बहाना, अब आ भी जाओ मोहन, करके कोई बहाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। चलो जी वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। की हाल चाल? चलो जी बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए, वधिया ही होना चाहिए जी। जी वीडियो वीडियो वीडियो, बिल्कुल एकदम वीडियो वीडियो जी। अच्छा अब आज वाली क्लास हम प्राइवेट करेंगे, मतलब आज से आने वाली हर क्लास हम प्राइवेट किया करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे जो हैं वो हंसी मजाक ले रहे हैं इसको, उनको लग रहा है कि जब हमारा मन करेगा तो देखेंगे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। एग्जाम का लास्ट काउंटडाउन चल रहा है, एग्जाम आप सबके आने वाले हैं, और इतनी आप अगर कहो ना कि मतलब कि कोई बात नहीं, जैसे अभी 2-3 बच्चे आए कि मैंने कल वाली क्लास नहीं देखी, तो क्या मैं आज वाली क्लास देख सकता हूँ? क्योंकि कल मेरी कोई क्लास नहीं थी, मेरी क्लास परसों सुबह थी, तो परसों का दिन था, कल का दिन था, उन बच्चों को 2 दिन बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, फिर वो कह रहे हैं आज वाली क्लास में देख लूं, तो ऐसे नहीं होता ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज से क्लास आप प्राइवेट क्या करेंगे, जैसे हमारी क्लास खत्म होगी तुरंत उसके बाद हम प्राइवेट कर दिया करेंगे। बस ये पर ध्यान दो, ताकि जो जो बच्चे लाइव आएंगे बस वही वही बच्चे इसको देख पाएंगे, बाकी बच्चे फिर जय श्री राम जी की जी। ठीक है, चलो और बताओ जी। सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। ओ माय गॉड,
तो चंदन जब तुम रिकॉर्डेड देखते हो तो उसी टाइम पर लाइव देख लो ना भाई, रिकॉर्डेड मत देखो, उसी टाइम पर लाइव देख लो, बात ही खत्म जी। चलो आ जाओ जी, फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ। अब आज वाली क्लास में हमें नया हेड अपना स्टार्ट करना है, ठीक है। एक हेड अपना हम खत्म कर चुके हैं हाउस प्रॉपर्टी का, तो छोटे मोटे चैप्टर सारे हम त्रिशूल बैच में रिवाइज कर चुके हैं। उसके बाद एक हेड सैलरी का, वो भी हम रिवाइज कर चुके हैं, सॉरी सैलरी कह रहा हूं, हाउस प्रॉपर्टी का। अब 4 हेड हमारे बैलेंस बचे हैं। एक तो सैलरी का बैलेंस रह गया, एक हमारा कैपिटल गेन बैलेंस रह गया, एक हमारा अदर सोर्स बैलेंस रह गया, एक हमारा बैलेंस रह गया पीजीबीपी, और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे त्रिशूल बैच के अंदर हम अच्छे ढंग से रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है जी। 7 तारीख डेट नोट करके रखना चाहिए। 7 तारीख को हमारी मैराथन है, उसके अंदर हम 5 हेड बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे, तो गलती से 7 तारीख को मत भूल जाना, ठीक है ना। मतलब त्रिशूल बैच में हमें 5 हेड तो करने ही करने हैं, और उन सब की एक बार रिवीजन की भी रिवीजन करनी है, और वो हम करेंगे मैराथन के अंदर 7 दिसंबर। हर बच्चा नोट कर ले, हर बच्चा यहाँ पे लाइव आएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मैराथन है इनकम टैक्स की, बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, थाला फॉर ए रीजन, थाला फॉर ए रीजन, आ जाओ थाला फॉर ए रीजन। अब फटाफट सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आओ जी। चलो इधर देखो ध्यान से। अब ये नोट्स आप सबके पास हैं, आपको मैंने इनकम टैक्स की समरी बुक आपको दी हुई है, उसके अंदर ये नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका पेज नंबर जो है, इसका पेज नंबर है 61। अगर आप चेक करोगे पेज नंबर 61 के ऊपर आओगे तो पेज नंबर 61 पे सैलरी के चैप्टर के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और फाइनली आज से हम सैलरी का चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। सर क्या आज दोपहर को 2 बजे हमारी क्वेश्चन वाली क्लास होगी? बिल्कुल होगी जी, ठीक है ना। मैंने कल कहा था कि कल एक्चुअली मैं पंजाब गया था, मेरी नानी जी एक्सपायर हो गए थे, तो वहां पर मैं गया था, तो कल मैं वहां से रात को 1:30-2 बजे घर लौटा हूं। तो आज आपकी अभी क्लास हो रही है, और 2 बजे वाली भी आपकी पक्का पक्का क्लास होगी। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर आज हम जीएसटी के क्वेश्चन ही करेंगे। और उसके अंदर कौन से जीएसटी के क्वेश्चन करेंगे, उसका पीडीएफ थोड़ी देर तक मैं सभी टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा और सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दूंगा। उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आज 2 बजे वाली क्लास में डिस्कस करने हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अच्छा एक बात और सुनो ध्यान से, कल की क्लास का टाइमिंग हमारा थोड़ा सा चेंज है। सिर्फ कल की क्लास के लिए, सिर्फ कल की क्लास के लिए टाइमिंग हम थोड़ा भी चेंज कर रहे हैं। कल की क्लास का टाइमिंग हम कर रहे हैं, जो ये त्रिशूल बैच है, ये क्लास जो होगी कल वो होगी 10 से 12। तो उसको नोट कर लेना। कल सुबह 8 बजे क्लास नहीं है, कल क्लास जो होगी हमारी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। उसके बाद फिर दोपहर वाली क्लास जो होगी वो सेम टाइम पर होगी, वो 2 से 4 होगी, ठीक है जी। तो कल वाली क्लास जो होगी वो 10 से 12 होगी। उसके बाद जो दोपहर वाली क्लास होगी वो 2 से लेकर 4 बजे तक होगी। 2 से 4 में हम क्वेश्चन करेंगे, और 10 से 12 में सैलरी के चैप्टर की रिवीजन क्लास करेंगे, ठीक है। इसका रीजन ये है कि कल से मेरा नया बैच, मतलब कल मेरे नए बैच का डेमो है। वैसे तो आप सब जानते हो ग्रुप 2 CS एग्जीक्यूटिव में, ग्रुप 2 में टैक्स है न्यू सिलेबस के अंदर। तो वैसे जो नए बैचेस हैं वो जनवरी में स्टार्ट होने हैं। बट कई बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि गाबा सर कैसा पढ़ाते हैं, हम तभी देख के एडमिशन लेंगे, कि हमें भरोसा नहीं है गाबा सर पे, आप पढ़ाओगे अच्छा पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे। तो इसलिए कल मुझे उनको डेमो देना है। तो कल 8:30 बजे मेरी YouTube चैनल पे लाइव डेमो क्लास है टैक्स की, जिनके भी एग्जाम जून 25 में है या दिसंबर 25 में है। तो अगर कोई बच्चा आप में से भी इंटरेस्टेड है या आपके नोन में इंटरेस्टेड है, तो अगर किसी को डेमो लेना है टैक्स का, तो कल सुबह 8:30 बजे फेस टू फेस लक्ष्मी नगर में, और YouTube पे लाइव मेरी इसी चैनल पे क्लास चलेगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है नहीं। और बाकी जो सीए वाले बच्चे हैं, तो मेरी एक्सक्लूसिव क्लास जो सीए की होती हैं वो अल्टीमेट सीए वाले चैनल के ऊपर होती हैं, वो यहाँ पे नहीं होती हैं जी, ठीक है जी। चलो क्लियर हो गया। तो कल वाली क्लास हमारी कितने बजे है? कल वाली क्लास जो होगी हमारी 10 बजे होगी। 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक हमारी डेमो सेशन चलेगा। फिर 10 बजे हमारी क्लास होगी, और फिर 2 बजे फिर हमारी क्लास होगी। आज भी 2 बजे हमारी क्लास है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, अब चैप्टर हम रिवाइज करने जा रहे हैं इनकम अंडर हेड सैलरी का। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो 4 हेड हमारे बैलेंस बचे हैं। एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें जी, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें।
4 हेड हमारे बैलेंस बचे हैं। एक तो हेड हमारा बैलेंस बचा है सैलरी का, एक हेड हमारा बैलेंस बचा है पीजीबीपी का, एक हेड हमारा बैलेंस बचा है कैपिटल गेन का, और एक हेड हमारा बैलेंस बचा है अदर सोर्स का। इन चारों के अलावा जितने भी इनकम टैक्स में चैप्टर हैं वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं जी। और आप सब जानते हो इन 3 चैप्टर के डिटेल लेक्चर टोटल मिला के 27 लेक्चर वो यूट्यूब पे अभी पड़े हुए हैं, ठीक है, जो कुछ दिनों के अंदर प्राइवेट हो जाएंगे। आपको मैंने कहा था 30 नवंबर तक वो पब्लिक रहेंगे, तो जिनको भी देखने हैं वो 30 नवंबर तक उनको देख सकते हैं। 30 नवंबर के बाद ये सारे लेक्चर जो हैं वो प्राइवेट हो जाएंगे। ये मेरे रेगुलर बैच के लेक्चर हैं। अब ये तो आपके सामने ओपन है कि 27 लेक्चर जो हमारे लगे हैं वो इन 3 चैप्टर के अंदर लगे, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी में ना रेगुलर बैच में टोटल लगे हैं 14 लेक्चर, तो अप्रोक्सीमेट 14 लेक्चर ये हैं। अब 14 और 27 कितना हो गया अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो टोटल मिला के 41 लेक्चर जो लगे हैं वो इन 4 हेड्स ऑफ इनकम पे लगे हैं। अब आप सब जानते हो इतना टाइम तो हमारे पास त्रिशूल बैच में है नहीं, ना ही हम इतनी डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बैच तो नहीं है, रिवीजन क्लास है। तो मैंने क्या सोचा है कि जो सैलरी हमने 14 लेक्चर में कंप्लीट किया उसको त्रिशूल बैच में हम 4 लेक्चर में अच्छे ढंग से रिवाइज करेंगे। ऐसे अगर बात करूंगा पीजीपी की बात करूंगा तो पीजीपी के लिए भी कोशिश करेंगे 4 लेक्चर में अच्छे ढंग से रिवाइज कर लेंगे। कैपिटल गेन भी 4 लेक्चर में अच्छे ढंग से रिवाइज करेंगे। अदर सोर्स जो होगा वो 2 लेक्चर में रिवाइज कर लेंगे। तो 4 × 12 और 2 14 लेक्चर में हम इसकी रिवीजन करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो अप्रोक्सीमेट आप ये मान के चलो कि जो 110 घंटे का कंटेंट है वो अप्रोक्सीमेट हमें 28 घंटे में रिवाइज करना है। मैं कोशिश करूंगा पूरी बढ़िया तरीके से रिवाइज करने की। अगेन मैं उम्मीद करूंगा एक बार आपने पहले पढ़ा होगा तो बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। और ये टोटल मिला के 14 लेक्चर है और आज हमारी तारीख है 27। तो होपफुली ये आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये सारे के सारे 5 हेड या 10 दिसंबर तक जो है ये सारे 5 हेड की रिवीजन आपकी हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ जी। अब इनकी हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला हेड जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम अंडर हेड सैलरी, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर मैं इनकम सर जून 25 के लिए न्यू बेस्ट टैक्स के लेक्चर कब है, मैंने अभी भी बताया कल मेरा 8:30 बजे डेमो है। जो नए बैचेस जो होंगे पूरे रेगुलर बैचेस वो जनवरी में स्टार्ट होंगे दिसंबर के एग्जाम के बाद, क्योंकि तभी ग्रुप 2 के बैच बनते हैं। जनवरी में स्टार्ट होंगे, अप्रैल एंड तक या अप्रैल मिड तक खत्म हो जाएंगे। डेली क्लास होती है हमारी, मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होती है। अप्रोक्सीमेट 3 घंटे की हमारी डेली क्लास होती है विदाउट ब्रेक। तो वो टेंशन मत लो, सिलेबस बहुत टाइम से खत्म होगा, क्योंकि हमारी 3-3 दिन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारे लोग 3-3 दिन क्लास लेते हैं और 3-3 दिन में लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारे साथ धोखा होगा। धोखे के अलावा कुछ भी नहीं होगा जी, क्योंकि 3 दिन में सिलेबस खत्म हो ही नहीं सकता। ये मैं लिख के देने को तैयार हूं। जो कह रहे हैं ना कि 300-300 घंटे का कंटेंट है, एक बार कैलकुलेट कर लेना कि 3 दिन में कैसे सिलेबस खत्म करेंगे। तो हमारी क्लास जो होगी वो डेली क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होगी, 3 घंटे की हमारी एक क्लास होगी। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं रेगुलर बैच की प्रमोशन करने के लिए नहीं बैठा। आपको जो भी कुछ डिस्कस करनी है आप हमारे स्टाफ को पूछ सकते हो। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर सुनो ध्यान से जी। मुस्कान इतना टाइम नहीं है त्रिशूल बैच दिन में 2 बार ले लो। पूरा टाइम यूट्यूब पर ही बैठा रहूंगा मेरे बच्चे। घर में और भी थोड़े बहुत काम होते हैं और भी क्लासेस चल रही है। मेरे बाबू, मेरा बिंदी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे। चलो जी इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि अगर मैं सैलरी की बात करूंगा ना तो सैलरी का चैप्टर ये बात कहता है कि पहली बार सेक्शन 15 से लेके, ठीक है जी, सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक के जितने भी सेक्शंस है ना वो सारे के सारे आपके सैलरी के चैप्टर के निकल के आते हैं। मतलब 15 से लेके 17 तक जो भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे सैलरी के हैं। अब इस चैप्टर में 2 सेक्शन आपके और हैं जो सैलरी से रिलेटेड है। एक तो सेक्शन नंबर 10, ये आपका सैलरी से रिलेटेड निकल के आता है, ठीक है, 15 से लेकर 17। और एक सेक्शन नंबर 10, मतलब ये 4 सेक्शन हैं जो सैलरी से रिलेटेड हैं। सेक्शन 15, 16, 17 और एक सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 सैलरी का नहीं है बट सैलरी से इंटरकनेक्टेड है। अब एक बार पहले ना फटाफट से सैलरी के चैप्टर का बेस हम रिवाइज करते हैं जो हमने रेगुलर बैच में किया था कि सैलरी के चैप्टर में इनकम कौन सी आती है। तो पहली बात तो ये समझो कि सैलरी का चैप्टर बात कहता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 ये बात कहता है कि सेक्शन 17 में सेक्शन 10 जोड़ दो,
सेक्शन 16 हटा दो, आपकी सैलरी की इनकम निकल के आ जाएगी। मतलब सेक्शन 15 ये बात कह रहा है कि सेक्शन 17 में सेक्शन 10 जोड़ दो, सेक्शन 16 हटा दो, आपकी सैलरी की इनकम निकल के आएगी। अब बच्चा कह रहा है सर ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला है सेक्शन नंबर 15। सर 15 किसका है, 15 है चार्जिंग सेक्शन। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि हर हेड में ना एक चार्जिंग सेक्शन होगा जो आपको बताएगा कि क्या में से क्या माइनस करे कि कौन सी इनकम निकल के आ जाए। या तो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन हमने किया सेक्शन नंबर 4। हाउस प्रॉपर्टी अभी हमने कंप्लीट किया, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन था सेक्शन नंबर 22। ऐसे सैलरी का चार्जिंग सेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 15 है, बस ये पर ध्यान दो। अब इससे सेक्शन 15 स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि सैलरी में कौन कौन सी इनकम आती है। तो पहली बात तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला, मतलब मैं पैसा देने वाला हूं, तुम पैसा लेने वाले हो, तुम्हारे हाथ में पैसा आया है, मैंने पैसा दिया है, मेरे हाथ में खर्चा है, तुम्हारे हाथ में इनकम है। अब जब ये इनकम तुम्हारे हाथ में है तो इस इनकम को सैलरी में टैक्सेबल कब करेंगे। तो गवर्नमेंट कहते हैं पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर पैसा देने वाला और लेने वाला इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तब इनकम सैलरी में टैक्सेबल होगी, नहीं तो इनकम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। तो मतलब पहली बात तो ये निकल के आ रही है कि अगर मान लो मैं पैसा दे रहा हूं, तुम पैसा ले रहे हो, अगर हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का, ठीक है, अगर हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट करेगा तो इनकम जो होगी वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, नहीं तो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं है। एक बात मेरे को बताओ, अब जिन जिन के फादर भी किसी किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनके मतलब जिनके फादर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तो सामने वाला बंदा एम्प्लॉयर है, आपके फादर उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल है। फिर मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो आप एम्प्लॉय हो, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, तुम्हारे हाथ में इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, मेरे हाथ में इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं है। रीजन क्योंकि हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। तो पहली कंडीशन तो ये आ रही है। सेकंड कंडीशन ये निकल के आ रही है, सेकंड कंडीशन जो है गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि ठीक है चलो पैसा देने वाला लेने वाला इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। सेकंड कंडीशन क्या निकल के, सेकंड कंडीशन है कि पैसा देने वाला एम्प्लॉयर है, पैसा लेने वाला एम्प्लॉय है। अब अगर पैसा देने वाला एम्प्लॉयर, पैसा लेने वाला एम्प्लॉय, तो सैलरी का पूरा चैप्टर जो होगा ना वो एम्प्लॉय के हाथ में एप्लीकेबल होगा, एम्प्लॉयर के हाथ में एप्लीकेबल नहीं होगा। आप सब जानते हो पैसा देने वाले के हाथ में खर्च है, खर्चा मतलब एम्प्लॉयर, लेने वाले के हाथ में इनकम है, इनकम मतलब एम्प्लॉय। तो सैलरी का पूरा चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना चाहिए। सर मेड की सैलरी इस हेड में टैक्सेबल होगी, बिल्कुल होगी जी। मेड आपकी एम्प्लॉय है, हाँ अगर मेड किसी प्रोफेशनल एजेंसी से अपॉइंट की है, ठीक है, और वो आपको प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल होगी पीजीपी के अंदर। अगर मेड आपकी एम्प्लॉय है, आपका और उसके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एग्रीमेंट है, तब इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। विदाउट एग्रीमेंट कभी भी इनकम सैलरी हेड में नहीं आएगी। तुम्हारे कहने से कोई एम्प्लॉय नहीं बनेगा कि हाँ ये बंदा मेरा एम्प्लॉय है, ठीक है ना, तुम्हारे कहने से वो ये नहीं बनेगा कि हाँ ये बंदा मेरा एम्प्लॉय है, ऐसा नहीं होता। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, एग्रीमेंट बना होगा, तब इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल करना, नहीं तो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल मत करना, बस ये पर ध्यान दो। फिर तीसरी बात और सुनो, तीसरी बात और क्या है, तीसरी बात ये निकल के आ रही है कि पैसा देने वाला और लेने वाला इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सिर्फ सैलरी पे करता है या और भी बहुत सारे बेनिफिट पे करता है? मतलब क्या गिफ्ट हो गया, अलाउंसेस हो गया, परक्यूजिट हो गया, तो आप मुझे बताएंगे मतलब क्या वो सिर्फ सैलरी पे करता है या बहुत सारे बेनिफिट? बहुत सारे बेनिफिट पे करता है, और गिफ्ट देता है, परक्यूजिट मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है सुनो, तीसरा मेन पॉइंट ये बात कहता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी देगा ना वो एम्प्लॉय के हाथ में हम सैलरी मान लेंगे। इट मींस अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, उस गिफ्ट को भी हम एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी मानेंगे। तो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सैलरी टैक्सेबल है, उसके अलावा जो बेनिफिट्स भी एम्प्लॉय को दिए जाएंगे उसका ट्रीटमेंट भी सैलरी हेड में करेंगे। तो क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी देगा वो एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी बनेगी, उसको हम सैलरी मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ये तीन बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ,
सबसे पहली बात, सैलरी हेड में इनकम, जल्दी बोलो फटाफट से, सैलरी हेड में इनकम टैक्सेबल कब करनी है बताओ, बोलो बोलो बोलो, शाबाश 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 शाबाश, बोलो बोलो, सैलरी हेड में इनकम टैक्सेबल कब करनी है सर? पहली बात यह है कि पैसा देने वाला और लेने वाला, इन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट करेगा तो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, नहीं तो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। दूसरी बात, पैसा देने वाला एम्प्लॉयर, पैसा लेने वाला एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉयर के हाथ में खर्चा, एम्प्लॉय के हाथ में इनकम है, तो सैलरी का पूरा चैप्टर हम एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनकम एम्प्लॉय के हाथ में है तो टैक्सेबिलिटी भी जो होगी वो एम्प्लॉय के हाथ में होगी। तो सैलरी का पूरा चैप्टर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तीसरी बात ये निकल के आ रही है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी पे करेगा वो एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी बन जाएगा। अब कुछ भी का मतलब क्या होता है, चाहे वो कैश बेनिफिट हो चाहे वो नॉन कैश बेनिफिट हो। मैंने क्या बोला, सैलरी भी मिलती है, परक्यूसिट मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला ये सारी की सारी चीजें जो होंगी ना वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होंगी। तीसरा पॉइंट ये निकल के आ रहा है, इन तीनों बातों में अगर क्लैरिटी हो तो हम आगे रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब अगले पॉइंट पर। अब बच्चा ये बात कहता है, गाबे ओए गाबे, हेलो ओए गाबे, सुन मेरी बात, मेरे को सारी बातें समझ में आ गई, मेरे को सारी बातें मेरे पल्ले पड़ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भैया क्या क्या बातें आपने बोली है, बट चलो ये तो हो गई बेसिक बात होगी। अब ये बताओ कि जो हमें सैलरी टैक्सेबल करनी है वो टैक्सेबल करनी कब है? भाई सर मेरा ना कहने का मतलब ये है, जैसे क्या होता है हर एक एम्प्लॉय जो काम करता है, जैसे मेरे पापा हैं, अब मेरे पापा ना अभी अभी दुकान पे जाने लगे हैं, तो पापा कह रहे हैं कि चल मैं थोड़ी देर ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ी देर बैठ के सैलरी का चैप्टर सुन लेता हूँ, क्योंकि मैं भी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ मान लो, और मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, तो देखता हूँ हमारे साथ क्या होता है। तो मैंने कहा अंकल जी एक बात बताओ, आपके साथ ना ऐसा होता होगा कि सैलरी आपकी ड्यू हो जाती होगी मंथ के एंड में। भाई जैसे मंथ का एंड हुआ सैलरी आपकी ड्यू हो गई, बट आपको पैसा मिलता होगा अगले महीने की 7 तारीख तक। तो अंकल ने बोला बेटे ऐसा ही तो होता है, कि होता क्या, हम हर महीने काम करते हैं, हर महीने काम करते हैं, सैलरी हमारी ड्यू हो जाती है, और सैलरी हमारी ड्यू हो जाती है तो फिर अगले महीने पैसा मिलता है, तो अगर अगले महीने पैसा मिलता है तो टैक्सेबल कब होगा? ये हमें टैक्सेबल करना कब पड़ेगा? भाई ड्यू बेस पे टैक्सेबल करेंगे या रसीद बेस पे टैक्सेबल करेंगे? मैं कहा बात तो सही है। मैं कहा अंकल जी चलो ये क्वेश्चन तो छोड़ो, आपके दिमाग में ना कई बार ऐसा भी आता होगा कि आपने कई बार ऐसा भी किया होगा कि आपने अगले 4-5 महीनों की सैलरी एडवांस में ले ली होगी। जब अभी आपने काम नहीं किया, आपके घर में मान लो इमरजेंसी है, तो आपने एम्प्लॉयर को बोला कि अगले 4 महीने की सैलरी मुझे एडवांस में पे कर दो, और अगले 4 महीने की सैलरी मुझे अभी दे दोगे ना तो बाद में मत देना। अब मान लो एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉयर ने अगले 4 महीने की सैलरी तुम्हें अभी दे दी, अब 12 महीने इस साल के, अगले साल के 4 महीने, 12 महीने ऐसे हैं जो ड्यू भी हो चुके हैं, रिसीव भी हो चुके हैं, ये 4 महीने ऐसे हैं जिनकी सैलरी रिसीव तो हो चुकी है बट अभी ड्यू नहीं हुई क्योंकि आपने काम ही नहीं किया। अब अगर आपने काम नहीं किया बट सैलरी वो मिल चुकी है तो किस बेस पे टैक्सेबल करेंगे? फिर अगला क्वेश्चन ये है, मैंने कहा अंकल जी कई बार ऐसा भी तो हो जाता है कि आपने 3 महीने लगातार काम किया और आपको सैलरी नहीं मिली, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। आपने 3 महीने लगातार काम किया और एम्प्लॉयर ने कहा जी हमारे पास ना पैसे अभी नहीं है, तुम बाद में ले लेना, अब ड्यू पहले हो गई, रिसीव बाद में होगी, अब क्या होगा? तो ये सारी की सारी बातों का सोल्यूशन सेक्शन नंबर 15 के अंदर दिया हुआ है। तो सेक्शन 15 बस इतनी सी बात कहना चाहता है कि जो हमें सैलरी हमें टैक्सेबल करनी है वो टैक्सेबल करनी है ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, मतलब गवर्नमेंट सिंपल से बात कह रही है, अगर तेरी सैलरी ड्यू पहले हो रही है तो वो ड्यू बेस पे टैक्सेबल है, अगर तेरी सैलरी रिसीव पहले हो रही है तो वो रिसीव बेस पे टैक्सेबल है। दोनों में से जो भी अर्लियर होगा सैलरी तुम्हारी उस बेस पे टैक्सेबल होगी। गवर्नमेंट बस इतनी सी बात कहना चाहती है कि दोनों में से जो भी तुम्हारा अर्लियर होगा ना, सैलरी जो हमें टैक्सेबल करनी है उस बेस पे टैक्सेबल करनी है। देखो जी, अगर पहले ड्यू है, रिसीव लेटर है तो ड्यू बेस पे टैक्सेबल है, अगर पहले रिसीव है और ड्यू लेटर है तो रिसीव बेस पे टैक्सेबल है। मतलब दोनों में से जो अर्लियर होगा उस बेस पे सैलरी हमारी टैक्सेबल होगी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। डन 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 डन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, करक्स आ गया, ओए 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 करक्स, उई करक्स आ गया। करक्स देखो क्या लिखा है,
अगर सैलरी ड्यू बेस पे टैक्सेबल हो चुकी है तो वो रिसीव बेस पे टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि सिंगल टाइम टैक्सेबल है, और अगर सैलरी रिसीव बेस पे टैक्सेबल हो चुकी है तो ड्यू बेस पे टैक्सेबल नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान देनी है। अगर सैलरी रिसीव बेस पे होगी तो रिसीव बेस पे कर देंगे, अगर सैलरी ड्यू बेस पे होगी ड्यू बेस पे कर देंगे। वो ये बात कहना चाह रहे हैं। अब जाके बताओ यहां तक तुम्हारा बेस क्लियर हो गया? अब ऑल द अब अलविदा डन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि सैलरी जो हमें टैक्सेबल करनी है ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर इस बेस पे टैक्सेबल करनी है। सर ड्यू लेटर कैसे होता है? ईबी एग्जांपल दिया गौरव। भाई साहब गौरव तो मेरे को ऐसा लग रहा है गौरव तो वो है, गौरव मैंने देखा है गौरव हर जगह विद्यमान है। गौरव चतुर्वेदी ना, अब पता नहीं ये बच्चा हर जगह विद्यमान है। वो नारायण एक होता है नारायण 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 नहीं नारायण नहीं नारद मुनि, उनको परमिशन होती है ना कि परलोक लोक में कहीं भी घूम सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है गौरव शायद वही है, पता नहीं बाकी कुछ दूसरा बंदा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गौरव मेरे बच्चे अभी मैंने एग्जाम्पल ये दिया कि ड्यू बाद में ऐसे होती है कि तुम्हें एडवांस मिल गई, एडवांस सैलरी मिल गई अगले 4 महीनों की। अगले 4 महीने में तुम्हें अभी काम करना है, अगले 4 महीनों में अभी तुम्हें काम करना है। तो अगले 4 महीनों में काम करना है तो ड्यू बाद में होगी, रिसीव पहले हो चुकी है। गौरव पॉपुलर है पर मेरे को पता नहीं ना ये वही गौरव है या नहीं है, क्योंकि गौरव के चर्चे मैंने हर एक से सुने हैं। अरे गौरव वही है ना ग्रुप में सबकी हेल्प करता है? नहीं नहीं वो नहीं है ये, वो तो फिर रेगुलर बैच वाला बच्चा हो गया। अपने रेगुलर बैच वाला बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता कि टैक्स की क्लास की फीस कितनी है आपकी, आपके ड्यू बाद में कैसे होगी। ये फिर गलत है, ये फिर कोई दूसरा बच्चा होगा। तो गौरव चतुर्वेदी के नाम से कई सारे लोग होंगे जी। ठीक है चलो 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 छोड़ो 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 ठीक है। अच्छा वो गौरव मिश्रा है, अच्छा वो गौरव मिश्रा है, ठीक है। ये गौरव चतुर्वेदी है, चलो कोई भी है जो भी है टेंशन नहीं लेनी यार, ठीक है। कई बार भगवान ने नारद मुनि को वो दे रखा होता है वरदान कि बेटे तेरे को सब जगह विद्यमान रहना है, ठीक है। तेरा काम ही क्या है? सब जगह विद्यमान रहना। तू कहीं भी जाएगा नारायण 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 करेगा, ठीक है। तो शायद ये वो गौरव है, कोई भी है। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगर ड्यू पहले है तो ड्यू बेस पे टैक्सेबल है, रिसीव पहले तो रिसीव बेस पे टैक्सेबल है, जो भी अर्लियर होगा सैलरी उस बेस पे टैक्सेबल होगी। ये पॉइंट अपने दिमाग में लेके चलना चाहिए, ये पॉइंट अपने दिमाग में लेके चलना। अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट एक पॉइंट और है। अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि जैसे एक बात हो, आपने से एक वर्ड सुना होगा एरियर्स ऑफ सैलरी। किस किसने वैसे ये वर्ड सुना हुआ है एरियर्स ऑफ सैलरी? बताओगे आप में से किस किसने ये वर्ड सुना हुआ है एरियर्स ऑफ सैलरी? बताओगे जी, जल्दी बताओ। आप में से किस किसने वर्ड सुना हुआ है एरियर्स ऑफ सैलरी? सुना है? अच्छा एरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है? एरियर्स का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो नॉर्मली आपका पैसा ड्यू हो चुका है बट आपको रिसीव नहीं हुआ। मतलब नॉर्मली ऐसा पैसा होता है जो आपका पैसा ड्यू हो चुका है बट आपको रिसीव नहीं हुआ। जैसे मैंने बोला कि मेरे को 6 महीने के एरियर्स मिले। अब अगर 6 महीने के एरियर्स मिले मतलब ऐसा पैसा जो ड्यू हो चुका है बट मेरे को रिसीव नहीं हुआ। तो एक बात बताओ, जो पैसा ड्यू हो चुका है बट वो रिसीव नहीं हुआ, तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा वो टैक्सेबल हो चुका होगा? क्या तुम्हें नहीं लग रहा वो टैक्सेबल हो चुका होगा? भाई एक पैसा ऐसा है जो ड्यू हो चुका है बट रिसीव नहीं हुआ, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि वो टैक्सेबल हो चुका होगा? बिल्कुल हो चुका होगा। बट गवर्नमेंट कह रही कई बार क्या होता है एरियर्स ऐसे भी होते हैं जो ना तो पहले ड्यू होते हैं और ना ही पहले रिसीव होते हैं। भाई कई बार क्या होता है, कई बार एरियर्स ऐसे भी होते हैं जो ना तो पहले ड्यू होते हैं और ना ही पहले रिसीव होते हैं। अब जब पहले ड्यू ही नहीं हुए ना ही पहले रिसीव हुए तो वो टैक्सेबल हुए ही नहीं होंगे। जब वो हुए ही नहीं होंगे तो जो क्या जब वो एरियर्स मिलेंगे क्या तब टैक्सेबल करने पड़ेंगे? नहीं करने पड़ेंगे? यस करने पड़ेंगे। अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो, जैसे आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मतलब हर 2-3 साल के बाद पे कमीशन आती है। पे कमीशन, पे कमीशन क्या होता है? 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन, 9th पे कमीशन, ठीक है ना, ठीक है ना। वो मतलब जो पे कमीशन आती है। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट लेकर आई 7th पे कमीशन और गवर्नमेंट ने कहा जितने भी इस लेवल के एम्प्लॉई हैं उन सबकी सैलरी हम पिछले 2 साल से बढ़ा के अभी दे रहे हैं। अब बताओ जितने भी इस लेवल के एम्प्लॉई हैं उनको पता ही नहीं था उनकी सैलरी बढ़ने वाली है, तो गवर्नमेंट ने कहा हम
पे कमीशन ला रहे हैं, इस लेवल के सभी एम्प्लॉय की पिछले 2 महीने की सैलरी हम रिट्रोस्पेक्टिव बेस पे बढ़ा रहे हैं और ये पैसा तुम अभी दे रहे हैं जी। अब पिछले 2 साल की बड़ी हुई सैलरी मुझे अभी मिल रही है, क्या ये 2 साल का पैसा ड्यू हुआ था? नहीं, बट रिसीव तो हो चुका है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई सैलरी तुम्हारी ड्यू हो चुकी है बट रिसीव नहीं हुई तो पहले टैक्सेबल हो चुकी होगी, बट जब पहले वो ड्यू ही नहीं हुई, अचानक से मिल रही है, तो फिर अभी टैक्सेबल करनी पड़ेगी। सेक्शन 15 का सेकंड पॉइंट ये बात कह रहे, देखो क्या लिखा है, नॉर्मली स्पीकिंग सैलरी arrears are charged on due basis. However, there are certain circumstances when it may not be possible to bring tax on due base. कई बार क्या होता है, इस पे ड्यू बेस पे टैक्स देना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पहले वो ड्यू ही नहीं हुई थी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, if the pay commission is appointed by central government and recommend revision of salary employee with retrospective effect, the arrears received in that connection shall be charged on receive basis. अब ये 89(1) मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है इसको भी हम समझ लेंगे जी। बट ये नॉर्मली जो होता है, ये नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले केस में होता है। मैं ये नहीं कह रहा प्राइवेट एम्प्लॉय वाले केस में होता है, नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले केस में होता है जी। प्राइवेट एम्प्लॉय वाले केस में भी हो सकता है बट बहुत कम लेवल पे होगा। नॉर्मली जो होगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले केस में होगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। बट मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ओए ए बबुआ हेलो आइथर देख ना, आइथर अम्मी मेरी बात सुनी, थम मेरी बात सुनी तो तुम बहुत खुश रहती, तुम्हें कोनो दिक्कत ना आती टैक्स में, बस थम मेरी बात सुनत रही तो मुझे कोनो दिक्कत ना आई। हम तुमसे क्वेश्चन पूछन लागी कि कई बार ऐसा होवे कि जो एरियर्स हमें मिलत रही वो पिछले 4 साल का मिलत रही। कई बार ऐसा होता रही कि जो हमें एरियर्स मिलत रही पिछले 4 साल का मिलत रही। अब सोच बा, अगर पिछले 4 साल का ईबी 4 ईयर 1 बा, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, इन 4 साल का एरियर्स मिला के तुम्हें 6 लाख रुपए मिलत रही इस साल में ईयर 5 में। हम तुमसे ये पूछन लागी कि जो ये सैलरी जो यहां पे 4 साल की है जो मिल रही यहां पे, तो क्या ये टैक्सेबल होगी नहीं होगी जी? बोलो जल्दी बोलो। जल्दी बोलो यार फटाफट से जी। क्या ये टैक्सेबल होगी नहीं होगी? यस या नो? होगी। अच्छा बट एक बात बताओ, अगर ये टैक्सेबल होगी तो आपको नहीं लग रहा कई बार हार्डशिप हो सकती है? एक बात आना, आपको नहीं लग रहा कई बार हार्डशिप हो सकती है? मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, आपको नहीं लग रहा कई बार हार्डशिप हो सकती है? जल्दी बोलो, आपको नहीं लग रहा कई बार हार्डशिप हो सकती है? हार्डशिप तो हो सकती है। हार्डशिप कैसे हो सकती है? क्या आपका इन सालों का टैक्स रेट कम हो और इन साल में टैक्स रेट ज्यादा हो। अच्छा होता ये पैसा इन 4 साल का है यही मिल जाता, बट मिला मुझे यहाँ पर है 5वें साल में। यहाँ पे टैक्स रेट अलग हो गया, यहाँ टैक्स रेट बहुत अलग है। यहाँ पे टैक्स रेट मान लो 15% था, यहाँ 30% हो गया। 15% मेरा टैक्स रेट यहाँ से बढ़ गया। अब प्रॉब्लम क्या निकल के अगर 15% बढ़ गया तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अब सुनो ध्यान से, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो ये टैक्सेबल होंगे वो रस्सी बेस पे होंगे। 30% से सारा टैक्स निकाल लो, फिर 15% से निकाल लो, फिर जितना ज्यादा तुम्हारा यहाँ पे बन रहा है ना उसका 89(1) का तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा, फिर बैलेंस पे करना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि तुम्हें उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा जितना उन सालों के अंदर था। मतलब अगर आज तुम्हारा ज्यादा है, उन सालों में कम था, तो जितना तुमने ज्यादा पे किया उतना हमसे क्या ले लो, रिबेट ले लो, उतनी हमसे क्या ले लो, रिलीफ ले लो। गवर्नमेंट इसकी बात कर रही है। इसको बोलते हैं 89(1). इसको क्या बोलते हैं? 89(1). बस ये पर ध्यान दो कि आपने उस साल का टैक्स निकाला, आपने इस साल का निकाला, उस साल का ज्यादा इस साल का कम है, तो जितना भी एक्सेस हो गया वो तुम्हें मिलेगा रिलीफ। उसको माइनस कर दोगे, बैलेंस जो टैक्स होगा उसमें 4% सेस ऐड करके पे कर दोगे। ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है। हाँ, आप इसको एमआर की तरफ भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसको बोलते हैं 89(1) का रिलीफ इन द केस ऑफ एरियर्स। बस ये बात ध्यान दो। डन? लोग करें? पक्का पक्का? अब एक दो एग्जाम्पल मैं तुम्हें साथ साथ दे देता हूं जी। एक दो एग्जाम्पल हम तुमका देन लाग रही और तुम मुझे आंसर देते रही, ठीक है? लिखवा
ऐसा एग्जाम्पल देत रही तुम्हें, तुम्हारी परकच्छे उड़ जाई। ठीक है जी। सांगला सांगला सांगला, इधर सांगला सांगला सांगला, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स। ठीक है जी। अब सैलरी जो है 25,000 पर मंथ है, और ये सैलरी जो है वो ड्यू हो रही है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, रिसीव हो रही है 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब ड्यू जो हो रही है, ड्यू हो रही है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ और रिसीव हो रही है 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है। आपको बताना है कि प्रीवियस ईयर 24-25 में कितने महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी और किस मंथ से लेकर किस मंथ तक की सैलरी जो है वो हमें टैक्सेबल करनी है। बताओ, पहले तो कितनी सैलरी टैक्सेबल करनी है, फिर किस मंथ से लेकर किस मंथ तक की सैलरी टैक्सेबल करनी है। अब मेन पॉइंट ये निकल के आ रहा है जी, बताओ जी, जल्दी बताओ। सैलरी ड्यू हो रही है अगले महीने की 1 तारीख को। मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन वीजी लिमिटेड। ये वीजी लिमिटेड में काम कर रहा है जी, ये वीजी लिमिटेड में काम कर रहा है। बोल बा, अप्रैल टू मार्च 11 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी, 27,500। मई टू मार्च, इधर सुनो ध्यान से नालायकों, इधर सुनो, सैलरी जो होगी पूरे 12 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी, 11 महीने की नहीं होगी। तुम हो नालायक, तुम पहली बार सैलरी पढ़ रहे हो क्या? वो ये बात कह रहा है कि सैलरी 25,000 पर मंथ है, सैलरी ड्यू हो रही है अगले महीने की 1 तारीख को, मिल रही है अगले महीने की 7 तारीख को। तो इस साल में कितने महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी और किस मंथ से लेकर किस मंथ तक होगी? मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, आपकी सैलरी सेम मंथ में ड्यू हो रही है या अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू हो रही है? बताओ सारे बच्चों, बोलो आपकी सैलरी सेम मंथ में ड्यू हो रही है या अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू हो रही है? अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू हो रही है। अब अगर अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अप्रैल की सैलरी मई में, मई की सैलरी जून में, जून की सैलरी जुलाई में, जुलाई की सैलरी अगस्त में, अगस्त की सैलरी सितंबर में, सितंबर की अक्टूबर में, अक्टूबर की नवंबर में, नवंबर की दिसंबर में, जनवरी की फेब में, फेब की मार्च में, मार्च की अप्रैल में। अब सारे बच्चे एक बात मेरे को सोच के बताना, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। अब यहां पे आपने बोला, पता नहीं क्या बोला आपने, मेरी समझ से परे बोला, बट आपने बोला सर यहाँ पे सैलरी टैक्सेबल होगी ना, ये टैक्सेबल जो होगी पूरे 12 महीने की होगी। मेरा क्वेश्चन है, एक बात मेरे को बताओ, आपको नहीं लग रहा पिछले साल के मार्च, पिछले साल का जो मार्च है, मार्च 2000 मान लो फॉर एग्जांपल 23, अब जो पिछले साल का मार्च है उसकी सैलरी इस साल के अप्रैल में ड्यू होगी? बताओ जल्दी बताओ। आपको नहीं लग रहा कि पिछले साल का जो मार्च है उसकी सैलरी इस साल के अप्रैल में ड्यू होगी? बिल्कुल होगी जी, क्योंकि सैलरी ड्यू हो रही है अगले महीने की 1 तारीख को, तो पिछले साल के मार्च की सैलरी पिछले साल मार्च में ड्यू नहीं हुई होगी, वो इसी साल में ड्यू होगी। ठीक है जी। फिर इस साल का मार्च कहां जाएगा? इस साल का मार्च जाएगा अगले साल, क्योंकि इस साल के मार्च की सैलरी कहां जाएगी? अप्रैल में। अब क्या होगा, पिछले साल के मार्च से लेकर इस साल की फरवरी तक की सैलरी यहां पे टैक्सेबल होगी, तो पूरे 12 महीने की सैलरी है 2,40,000 पे आंसर बनेगा। बस ये पर ध्यान, 2,40,000 नहीं, कितने सैलरी है? 25,000 पर मंथ है, तो 3 लाख रुपए का आंसर बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात भाई ये निकल के आ रही है कि पिछले साल का मार्च इस साल में आएगा, इस साल का मार्च अगले साल में आएगा, पिछले साल का मार्च इस साल में आएगा, इस साल का मार्च अगले साल में आएगा, क्योंकि सैलरी जो ड्यू हो रही है वो अगले महीने की 1 तारीख को हो रही है, तो पिछले साल के मार्च की सैलरी पिछले साल के मार्च में नहीं ड्यू हुई होगी, वो इस साल के अप्रैल में ड्यू होगी।
और इस साल के मार्च की सैलरी इस साल में ड्यू नहीं हुई होगी, वो अगले साल में ड्यू हुई होगी। तो पिछले साल के मार्च के लेके इस साल के फरवरी तक पूरे 12 महीने 3 लाख रुपए की सैलरी जो है वो टैक्सेबल है। बस ये पर ध्यान दो। फर्स्ट ईयर की बात नहीं हो रही यहाँ पर लिखा हुआ मिस्टर इज वर्किंग, पुराना एम्प्लॉई है। अगर वो ऑब्वियस सी बात, अगर वो नया एम्प्लॉई होता तो फिर तो बातें एक अलग होती, फिर 11 महीने की आती, बट अभी वो काम कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है तो पूरे 12 महीने की कैलकुलेशन करनी है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? जल्दी बोलो फटाफट से। क्या इसको लॉक कर सकता हूं? जल्दी बोलो फटाफट से यार। क्या इसको लॉक? अब जिनको समझ में नहीं आया वो पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं जी। ठीक है, मैं एक बार लास्ट टाइम तेरी से समझा रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर टाइम नहीं लगा पाऊंगा। ठीक है, वो एक बार आप देखना पड़ेगा आपको दोबारा से पीछे पीछे करके। ये 22-23 है, ठीक है, ये 23-24 है, ये 24-25 है। ठीक है, अब ये पिछले साल का मान लो फॉर एग्जांपल जनवरी है, पिछले साल का फेब है, पिछले साल का मार्च है। ठीक है, इस साल का यहाँ से अप्रैल है, अप्रैल मई, ऐसे करते 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 इस साल का फेब है, इस साल का मार्च है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, उसने बोला सैलरी अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू होगी। जब अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू होगी तो पिछले साल के मार्च की सैलरी इस साल के अप्रैल में नहीं आएगी। भाई मार्च की सैलरी अप्रैल में, तो पिछले साल का मार्च इस साल के अप्रैल में, और इस साल का मार्च अगले साल के अप्रैल में, क्योंकि सैलरी ड्यू हो रही है अगले महीने की 1 तारीख को। तो 1 महीना गया और 1 आया भी, तो अगर 1 महीना गया 1 महीना आया तो पूरे 12 महीने तो हो गए ना। तो इनकी सैलरी जो है तो रहेगी यहाँ पे। मेन दिक्कत आ रही है लास्ट वाले महीनों की, क्योंकि लास्ट वाला मार्च का महीना अप्रैल में जा रहा है और पिछले वाला मार्च यहाँ पे आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला ये जो सैलरी होगी ना, ये पूरे 12 महीने की है, ये सैलरी हमें टैक्सेबल करनी है। बस ये पर ध्यान दो। समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो मैंने नहीं बनाया, याद कर लो, काम खत्म जी। पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि सैलरी जो हमें लेके चलनी है वो सैलरी हमें कौन सी लेके चलनी है। अब अगले पॉइंट पर आ जाओ, अगले पॉइंट पर आओ। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब ये हमारा सेक्शन नंबर 15 हमारा मोटा मोटा यहां पर एक बार खत्म हो गया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट मुझे यहां पे ना और डिस्कस कराना है। ये ओल्ड एम्प्लॉय में नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा भाई? सीमो क्यों नहीं होगा? सब एम्प्लॉय में होगा जी, सब एम्प्लॉय में ऐसा ही होगा। चलो वापिस आओ। अब एक बात को सोच के बताओ, आप में से किस ने, वैसे आप में से पूछना क्वेश्चन ही गलत है, वैसे तो ये क्वेश्चन पूछना ही गलत है, ये तो नादानी है मेरी। बट वैसे आप में से किसने कभी ग्रेड बेस्ड सैलरी देखी है जी, या सुनी है? एक सैलरी होती है ग्रेड बेस्ड सैलरी, किसने सुनी है जी? जल्दी बोलो फटाफट से, किसने सुनी है? बोलो 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 बोलो। सबने सुनी होगी आई थिंक। सबने अगर पहले सैलरी पढ़ा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ना सुनी हो। 100% आपने ग्रेड बेस्ड सैलरी सुनी होगी। अब ये ग्रेड बेस्ड सैलरी का मतलब क्या होता है? उसमें सैलरी का ना एक लंबा चौड़ा ग्रेड दिया होता है। अब सैलरी का ग्रेड कैसे दिया होता है? जैसे मान लो ये वाली सैलरी है 20,000, ये वाली सैलरी है 2,000, ये वाली सैलरी है मान लो 24,000, ये वाली सैलरी है 1,000, ये वाली सैलरी है 25,000। ये सैलरी का ना आपको ग्रेड दिया हुआ है। अब अगर ये सैलरी का ग्रेड हमें दिया है, अगर ये सैलरी का ग्रेड हमें दिया है, इसको मैं पढ़ना कैसे है? इसको मैं पढ़ना कैसे है? तो ये हमारी ज्वाइनिंग सैलरी है। सर मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, तो फिर अब क्या ही बोले, फिर भगवान तुम्हारा भला करे, काश तुम्हें समझ में आ जाए जी। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है। तो ये हमारी ज्वाइनिंग सैलरी है। फिर हर साल इतने का इंक्रीमेंट होगा। फिर इंक्रीमेंट कहां तक होगा? जब तक तुम्हारी सैलरी यहां नहीं होगी। फिर इतने का इंक्रीमेंट होगा कहां तक होगा? जब तक तुम्हारी सैलरी यहां पे नहीं आएगी। मतलब पहली सैलरी है, पहली सैलरी है, अगला इंक्रीमेंट है, फिर कहां तक इंक्रीमेंट है, फिर इंक्रीमेंट है, फिर कहां तक इंक्रीमेंट है, इसके बेस पे कैलकुलेशन। इसका मतलब यह है कि मेरी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी ना वो 20,000 होगी। फिर अगले महीने 22, अगले महीने 24, मतलब अगले महीने कह रहा हूं अगले साल। भाई इस साल मेरी सैलरी 22 रहेगी, अगले साल से 22 रहेगी, उससे अगले साल से 24, फिर 25। तो इस तरह से ग्रेड मेरा काम करेगा। तो ये मेरी ज्वाइनिंग सैलरी है, फिर ग्रेड है हर साल का, फिर आपकी ज्वाइनिंग सैलरी है, फिर सॉरी ज्वाइनिंग का मतलब नेक्स्ट सैलरी है, फिर ग्रेड है, फिर सैलरी है। इस तरह से ग्रेड हमारा काम करता है।
ये ईयरली इंक्रीमेंट होते हैं, मंथली इंक्रीमेंट नहीं होती। मतलब अभी मेरी इस साल में सैलरी 20,000 पर मंथ रहेगी, अगले साल इसकी सैलरी जो होगी वो 22,000 पे, सॉरी 24,000 पे पर मंथ हो जाएगी। अगले साल 22, उससे अगले साल 24, तो 24,000 तक ये ग्रेड हमारा काम करेगा। फिर 24 के बाद 1,000 पे सैलरी बढ़ेगी, फिर मेरी हो जाएगी 25 तक। सर एक बात बताओ, क्या ऐसा नहीं होगा कि ज्वाइनिंग सैलरी बदल जाए? बदल सकती है। यहाँ पे कई बार क्या होगा, 20,000 पे ज्वाइनिंग की बजाय यहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल उसने ज्वाइनिंग बोल दिया, ज्वाइनिंग 24,000 पे। तो अगर ज्वाइनिंग 24,000 पे है तो ये दोनों ग्रेड मेरे बेकार हो गए। ज्वाइनिंग 24 है तो अगली सैलरी फिर 1,000 पे है, फिर अगले साल 25,000 हो जाएगी जी। तो सिंपल सी बात है, जो भी ज्वाइनिंग सैलरी होगी उससे अगला ग्रेड क्या होगा उस बेस पे कैलकुलेशन करनी है। सर अगर अगर मान लो हम ग्रेड बेस नहीं यूज करना चाहते, पॉसिबल ही नहीं है। आपकी जहां पर भी ग्रेड है, जिस कंपनी के अंदर ग्रेड है, वहां पे सैलरी जो होगी वो ग्रेड के बेस पे होगी। तुम अपनी मर्जी से सैलरी ले नहीं सकते, बस ये पर ध्यान दो। ये नहीं कि मेरा मन कर रहा है सैलरी, आंसर इज नो। जो जो वहां पे ग्रेड होगा ना, उस ग्रेड के बेस पे कैलकुलेशन की जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? तो सैलरी को हम बोलते हैं ग्रेड बेस सैलरी, ठीक है जी। अब जैसे मान लो इसी की बात करता हूं, इसी की मान लो इस बंदे ने ज्वाइनिंग जो की है वो 1 अप्रैल मान लो 2022 को की है। अब अगर ज्वाइनिंग की 1 अप्रैल 22 को, बताओ क्या करोगे जी? अगर ज्वाइनिंग की 1 अप्रैल 22 को तो क्या करोगे? अब देखो 1 अप्रैल 22 को, तो 1 अप्रैल 22 को सैलरी थी आपकी यहाँ पे 20,000 पे। कितनी सैलरी थी? 20,000 पे। तो यहाँ पे 22 23, यहाँ पे 23 24, यहाँ पे 24 25, यहाँ पे पहले थे 22 23 में 20,000 पे, फिर 23 24 में कितनी हो गई? 22,000 पे। 2,000 पे सैलरी बढ़ गई, तो 22,000 24 25 का तो मतलब ही नहीं है। हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 23 24 है, तो जो 22,000 मल्टीप्लाई 12, ये आपकी ग्रोथ सैलरी जो होगी वो निकल के आएगी। इस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो मतलब आपको ये देखना है कि कहां पर सैलरी मेरी कौन सी हो रही है, किस साल की सैलरी पूछी है, उसके बेस पे हमें कैलकुलेशन करनी है। ये कॉन्सेप्ट होता है ग्रेड बेस सैलरी का। सर अगर 20 के की जगह 19 के लिखा होता फिर अगले, मैं आपको बता दूं सर, जो भी जहां पर भी ग्रेड होगा ना, सैलरी हमेशा इंक्रीमेंट होगी। जैसे मान लो यहाँ पे 20 है, अब बच्चा अगर 21 लिखा होता तो 21 के बाद 23, 23 के बाद 24 ही होता। 24 ऐसा नहीं 23 के बाद 25 कर देते, आंसर इस नो। ग्रेड 25 वाला है ही नहीं ना, ग्रेड 25 वाला नहीं है। सैलरी जो भी होगी वो ग्रेड बेस पे होगी। और एक बात बताओ यार, और आप देखना नॉर्मली ज्वाइनिंग जो होती है ना, नॉर्मली ज्वाइनिंग जो होती है वो मंथ के एंड में होती है। मैं ये नहीं कह रहा 1 अप्रैल को ही होती है, कभी भी होती है पूरे साल में, बट नॉर्मली जो होती है मंथ के एंड में होती है। आपने बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर सुना भी होगा, क्या कहते हैं कि भाई साहब आपकी ज्वाइनिंग अगले महीने की 1 तारीख से है। वो क्या बोलेंगे? आपकी ज्वाइनिंग जो है वो अगले महीने की 1 तारीख से। वह इस तरह से बोल देंगे कि अगले महीने की 1 तारीख से ज्वाइनिंग है। तो वो बीच में क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अगर बीच में बोलेंगे तो सैलरी का सारा ग्रेड खराब होता है। या अगर बीच में वो ज्वाइनिंग करवाएंगे, उतने दिन के अलग से पैसे दे देंगे और बोल देंगे अगले महीने की 1 तारीख से ज्वाइनिंग है। रीजन क्योंकि गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि जहां पर भी ग्रेड होगा वहां पे कैलकुलेशन जो होगी वो ग्रेड बेस होगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? डन। यस, लोग करें इसको एक बार। तो ये सारा पॉइंट आपका ग्रेड बेस वाला है। ये देखो जी, ये पूरा पॉइंट एक बार पढ़ना। एक बार सारे बच्चे ने इसको पढ़ो। एक बार सारे बच्चे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप मेरी रिक्वेस्ट मान लेंगे, बस एक बार मैं चाहता हूं ये स्टार्टिंग से लेके पढ़ो जी। बिल्कुल एक बार पढ़ना, बिल्कुल शिद्दत से पढ़ना। बिल्कुल क्या लिखा है जी, शिद्दत से पढ़ो। बिल्कुल बातचीत बिल्कुल बंद करके, मैं एक बच्चे का भी रिप्लाई नहीं करूंगा अभी। आप इसको पहले पूरा पढ़ो कि यहाँ पे क्या लिखा है और क्या तुम्हारे पल्ले पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। फिर इसके तुम्हें 1 2 क्वेश्चन कराऊंगा कि इसके ग्रेड बेस सैलरी के क्वेश्चन कैसे होंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी।
हाँ जी, पढ़ लिया। डन। पल्ले पड़ा कुछ? बोलो भाई, पल्ले पड़ गया क्या? चलो इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्वेश्चन जो है वो किस तरह से बन सकता है। पहले बताओ सिंपल क्वेश्चन दूं या मुश्किल दूं? चलो मैं दो क्वेश्चन देता हूँ, दो क्वेश्चन देता हूँ और देखता हूँ तुम कैसे काम करते हो। लिखो पहले तो। ये मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसने तुम्हें सैलरी का ग्रेड दिया हुआ है, उसने तुम्हें सैलरी का ग्रेड दिया हुआ है और ग्रेड है मान लेते हैं यहाँ पे 25,000, 1,000, 28,000, 500, 30,000, 2,000, 40,000। लो रे, ये सैलरी का ग्रेड है उसका, ठीक है। ये सैलरी का ग्रेड है, ठीक है। ये सैलरी का ग्रेड है। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2021, 1 सितंबर 2021, 1 जनवरी 2020। ये ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग सैलरी, ज्वाइनिंग सैलरी, ज्वाइनिंग सैलरी जो है यहां तो 25,000, यहां उसने बोला 27,000 पर मंथ है, और यहां पे उसने बोला ज्वाइनिंग सैलरी जो है फॉर एग्जाम्पल मान लो 30,000 है, ठीक है। ये ज्वाइनिंग सैलरी जो है वो 30,000 है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, उसने बोला प्रीवियस ईयर 23-24 में ग्रोस सैलरी कितनी आएगी बता दो जी। ये 3 क्वेश्चन है जी, ये 3 क्वेश्चन है, आपको बताने हैं प्रीवियस ईयर 23-24 में इसकी ग्रोस सैलरी कितनी आएगी। निकाल के बताओ, फटाफट से निकाल के बताओ जी, ग्रोस सैलरी निकाल के बतानी है जी। सारे बच्चे फटाफट से बताओ। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में इस पर्सन की ग्रोस सैलरी कितनी निकल के आएगी, बस मेरे को आप ये बता दो। जल्दी बताओ जी, ग्रोस सैलरी कितनी निकल के आएगी, फटाफट से बताओ जी। बोलो 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 बोलो। पहले में 3,24,000। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। और 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। शादी में आया क्या है? नहीं, शादी में आया क्या? पेपर किसके हैं बे? कर लो, पेन निकाल के, नाले को पेन निकाल लो। नहीं हो पाएगा ऐसे क्लियर, नहीं हो पाएगा। हर बार ऐसे ही रिवीजन क्लास में बैठे रहोगे, मेरी नहीं बैठोगे, किसी और की में बैठ जाओगे। क्लियर करने तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे नालायकों। हाथ चलाओ उसके पेपर पे। हद होगी यार, बच्चा देख रहा है यार, कब कराएंगे गाबा सर, कब कराएंगे गाबा सर, कब कराएंगे। भाई क्या कर रहे हो तुम यार? पेपर तुम्हारे हैं मेरे हैं, टेंशन नहीं है क्या तुम्हें तुम्हारे पेपर की? नालायक। पहले का आंसर आ रहा है 3,24,000। चलो दूसरे का बताओ जी, दूसरे और तीसरे का बताओ, दूसरे और तीसरे का बताओ जी, फटाफट से बताओ। पहले का तो मेरे पास एक आंसर आ गया है, अब मेरे को सेकंड और थर्ड का बताओ, क्या आंसर आएगा सेकंड और थर्ड का जी। चलो 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 चलो। सेकंड का 3,42। सर सैलरी ड्यू कब हो रही है? ड्यू सेम मंथ में हो रही है जी, ड्यू सेम मंथ में हो रही है, रिसीव भी आपको सेम मंथ में हो रही है। ड्यू सेम मंथ में हो रही है,
रिसीव भी आपको सेम मंथ में हो रही है जी। सेकंड का बनेगा 342, सेकंड का बनेगा 342। ओके, थर्ड का, थर्ड का बताओ, थर्ड का, थर्ड का क्या बनेगा? थर्ड का, थर्ड का बनेगा 432, थर्ड का बनेगा 432। थर्ड का बनेगा 432। चलो एक बार देखते हैं हम यहाँ पे जी, इधर देखो ध्यान से। पहले तो यहाँ पे 1 4 21 है, तो 1 4 21 है, तो यहाँ पे हो गया 21 22 22 23 23 24। यहाँ 25,000 पे सैलरी है, यहाँ 26,000 पे सैलरी है, यहाँ 27,000 पे सैलरी है। तो 27,000 मल्टीप्लाई 12, तो अगर मैं 27,000 मल्टीप्लाई 12 करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 3,24,000 पे आंसर आएगा। तो पहले का तो बन गया 3,24,000। तो जिनका भी 3,24 है करेक्ट आंसर है, जिनका भी 3,24 है करेक्ट आंसर है, 3,24 इज द करेक्ट आंसर। डन। चलो दूसरे का बताओ। 1 सितंबर 21 से 31 अगस्त 22, 1 सितंबर 22 से 31 अगस्त 23, 1 सितंबर 23 से 31 अगस्त 24। ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे ये आपका निकल के आ गया, ठीक है ना। चलो अब एक बात मेरे को बताओ, अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सैलरी कितनी है? 27,000, यहाँ पे 28,000 और यहाँ पे कितना आएगा? 28,500। अब सैलरी निकालनी है 23-24 की, सैलरी निकालनी है 23-24 की। 23-24 मतलब 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। अब बताओ क्या 23-24 इसके बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। बट क्या 23-24 इसके बीच में आ रहा है? यस आ रहा है। देखो अप्रैल 23, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने आपके यहां पे आ रहे हैं, तो 5 महीने तो ही हो गई। और अगले 7 महीने जो हैं वो यहां पे आ रहे हैं जी, बस। अब बताओ यहाँ पे 28,000 मल्टीप्लाई 5, 28,500 मल्टीप्लाई 7, आंसर बनेगा 3,39,500 रुपए। ये आंसर बनेगा सेकंड का जी। सेकंड का आंसर जो बनेगा कितना बनेगा? 3,39,500 रुपए आंसर बनेगा। ये आंसर था, कितना बच्चों वाला आंसर था। तुमने 342 दिया हुआ यार, 342 कैसे आया? 342 कैसे निकाला है? ओए ओ ओए 342 कैसे? हाँ तो ज्वाइनिंग 1 सितंबर 21 से है ना, तो 1 सितंबर 21 से 31 अगस्त 22, फिर 1 सितंबर 22 से 31 अगस्त 23, 1 सितंबर 23 से 31 अगस्त 24। तो प्रीवियस ईयर 23-24 जो है वो इसके बीच में फॉल कर रहा है ना। प्रीवियस ईयर नारायण को 23-24 इसके बीच में फॉल कर रहा है। 5 महीने ऊपर आ रहे हैं, 7 महीने नीचे आ रहे हैं, तो 5 महीने वो 7 महीने वो, आंसर 3,39,500 बनेगा। अगले पॉइंट पर आओ। यहां पे ज्वाइनिंग है 1 जनवरी 20 को जी। अब अगर ज्वाइनिंग 1 जनवरी 20 को है तो 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 21, नोट 20, नोट 20 या 20 आएगा? 20 आएगा। यही तुमने गलती कर दी है, यही तुमने गलती कर दी, तुमने यहां पे 21 कर दिया। आप चेक करो, 1 जनवरी 20 से लेकर 31 दिसंबर 20 ये पहला साल है। अगर 31 दिसंबर 21 कर दोगे वो 2 साल काउंट हो गए ना, ये पहला साल है। फिर 1 जनवरी 21, 1 जनवरी 22, 1 जनवरी 23, तो 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23। ठीक है जी। और यहां पे 1 जनवरी 24 से लेकर 31 दिसंबर 24 तक। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मुझे निकालनी है 23-24 की सैलरी। अब अगर 23-24 की सैलरी निकालनी है तो 23-24 की सैलरी पहले बताओ। 30,000 है, यहां 30,000, 32, 34, 36, 38। अब 23-24 जो आ रहा है वो इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में। अब चेक करना,
अप्रैल 23 से लेकर दिसंबर 23 तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने यहाँ पे और 3 महीने यहाँ पे जी। अब 36,000 मल्टीप्लाई 9 और 38,000 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 4,38,000 रुपए की सैलरी आएगी, ये आंसर आएगा जी। पता नहीं आपने क्या क्या आंसर निकाला, मेरी समझ से परे थे भाई। आपके आंसर ही अलग थे, आपके आंसर ही अलग थे। पता नहीं आपने क्या क्या आंसर निकाले थे भाई साहब, आपके आंसर ही अलग थे, पता नहीं क्या क्या आंसर थे जी। मानसी बहुत बढ़िया, कशिश बहुत बढ़िया जी। लोग कर दो इसको, ओके ना, ठीक है नहीं, डन 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 डन। सर कैलेंडर ईयर क्यों लिया यहाँ पे? अरे मेरे प्रशांत भाई, कैलकुलेशन के लिए फाइनेंशियल ईयर लेंगे, बट जब, एक बात बताओ यार, तुम अगर किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करोगे 1 जनवरी 20 को, तो इसका मतलब क्या है कि 1 जनवरी 20 से लेकर 31 दिसंबर 20 तक तुम्हारी सैलरी 30 रहेगी ना भाई। जब ग्रेड जो चलता है, ग्रेड ग्रेड फाइनेंशियल ईयर के बेस पे काम नहीं करता, पहले समझो ध्यान से। ग्रेड जो होता है, ग्रेड फाइनेंशियल ईयर के बेस पे काम नहीं करता, ग्रेड पूरे साल के बेस पे काम करता है। जहां से तुम्हारी ज्वाइनिंग है वहां से 1 साल कब हुआ, वो फाइनेंशियल ईयर के बेस पे नहीं है। जब तुम सैलरी निकालोगे तब फाइनेंशियल ईयर की बात होगी, बट ग्रेड के केस में फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं होगी। जहां से ज्वाइनिंग की वहां से 1 साल कहां कंप्लीट हो रहा है, उस बेस पे कैलकुलेशन करोगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? सर बहुत हार्ड है 5 वर्ड्स ऑफ इनकम, छोड़ दो, अगली बार कर लेना, करने तो पड़ेंगे, इसके बिना तुम एग्जाम निकाल नहीं पाओगे, या तो फिर प्रोफेशन ही छोड़ दो। बट दूसरे प्रोफेशन में जाओगे तो वहां पे कुछ और हार्ड होगा। नालायक, हार्ड है, ये हार्ड है। सही तरीके से अगर बच्चे ने पढ़ाओ ना तो 5 हेड सबसे आसान है। अब प्रॉब्लम का तुम दिमाग में यहां मिथ बना लोगे कि भाई बहुत मुश्किल है, तो सर फिर जितने मर्जी अटेम्प्ट दे लो, इसके बिना तो तुम इनकम टैक्स में कुछ कर ही नहीं पाओगे, ये बात समझ लो। और इनकम टैक्स में अगर भूले चुके हो भी गए तो प्रैक्टिकल लाइफ में फेल हो जाओगे फिर। डन, लॉक कर दें इसको, पक्का पक्का। चलो अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं जी, अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं, ठीक है जी, अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं। चलो अब यहां पे एक बार फटाफट से आ जाओ, अब जिसको भी समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया पीछे करके 2-3 बार दोबारा से सुन लेना, ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। एक लास्ट क्वेश्चन, काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है तो मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार फटाफट से लिख लो, क्वेश्चन नंबर 4। देन फिर हम आएंगे सेक्शन नंबर 16 के ऊपर। सेक्शन नंबर 15 हमारा खत्म हो जाएगा, देन फिर हम रिवाइज करेंगे सेक्शन नंबर 16, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी। चलो सर ये कितने मार्क्स के आते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम? 60%, जितने जितने भी तुम्हारा सिलेबस का इनकम टैक्स है उसका 60% मार्क कर लो इसको, इवन 60 से भी ज्यादा। अब यहां पे मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स का सैलरी का ग्रेड दिया हुआ है 40,000, 2,000, 44,000, 800, 48,000, 4,000 और मान लो 68,000 रुपये, ठीक है जी। ज्वाइनिंग जो है 1 दिसंबर 2017, 1 दिसंबर 17 की ज्वाइनिंग है। और ज्वाइनिंग सैलरी जो है, ज्वाइनिंग सैलरी जो है वो आपकी है, मान लेते हैं ज्वाइनिंग सैलरी जो है 45,600 रुपये पर मंथ, ये ज्वाइनिंग सैलरी है 45,600 रुपये पर मंथ। प्रीवियस ईयर 23-24 की ग्रोस सैलरी निकाल दो, लो जी ये आंसर है जी। और ये क्वेश्चन है, अब मुझे आंसर बताओ, देखता हूं तुम क्या करते हो।
बोलबा बोलबा। और जिन जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया ना बेटा, लाइक कर दो इसको। थोड़ा ना अपने अंदर एक लेके आया करो कि हम क्या ही कर रहे हैं, खाली बैठे हैं बस। $7,36,000, $6,84,000। दो बच्चे हैं, दोनों के अलग आंसर हैं। दो बच्चे हैं, दोनों के अलग आंसर हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। जल्दी बोलो फटाफट से। बोलो। $7,36,000, $7,43,000, $6,80,000। हो गया तुम्हारा काम, बस समझ में आ गया। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट समझा। और मैं हैरान हूँ आपको देख के कि आप सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो इट मीन्स आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आ जाओ एक बार फटाफट चेक करते हैं इसका आंसर कितना आएगा जी। देखो इधर देखो ध्यान से नालायकों, यहाँ पे ज्वाइनिंग देखो। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है, अब यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है वो है 1 दिसंबर 2017, 30 नवंबर 18, 1 दिसंबर 18, 1 दिसंबर 19, 1 दिसंबर 20, 1 दिसंबर 21, 1 दिसंबर 22, 1 दिसंबर 23। ठीक है जी, 1 दिसंबर 23। अब आगे देखते हैं। 30 नवंबर 19, 30 नवंबर 20, 30 नवंबर 21, 30 नवंबर 22, 30 नवंबर 23, फिर 30 नवंबर 24। सैलरी कितनी है? 45,600, 46,400, 47,200, 48,000, 52,000, 56,000, 60,000। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात मेरे को बताओ, हमें निकालनी है 23-24 की सैलरी। अब अगर 23-24 की सैलरी निकालनी है तो 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 की निकालनी है। क्या ये वाला साल यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा? नहीं आएगा। ये वाला साल इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। अब 1 अप्रैल 23, तो 1 अप्रैल 23 यहां पे आ रहे हैं ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने यहां पे आ रहे हैं और 4 महीने यहां पे आ रहे हैं जी। तो क्या करोगे? 56,000 मल्टीप्लाई 8, 60,000 मल्टीप्लाई 4, तो 6,88,000 रुपये जो होगी ना, ये सैलरी आएगी भाई। ये करेक्ट आंसर है। बाकी सब अपना देख लें क्या क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि मेरी समझ से वो बिल्कुल परे है। जो भी आप आंसर निकाल रहे हैं वो मेरी समझ से परे है जी। बोलो जी। डन। ठीक है जी, तो 6,88,000 आंसर है। अब अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पीछे करके दोबारा सुन लेना जी। ठीक है, और आपको बता दूं ये ग्रेड बेस्ड सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं आजकल वो ग्रेड बेस सैलरी के ही बनते हैं, तो उसको लाइटली मत लेना। एग्जाम में बहुत बार ग्रेड बेस्ड सैलरी वाले क्वेश्चन बन चुके हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। डन। चलो आ जाओ जी, अब एक बार फटाफट से आते हैं।
अब जाके फाइनली हमारा सेक्शन नंबर 15 अच्छे ढंग से रिवाइज हो चुका है। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे सेक्शन नंबर 16 की रिवीजन करते हैं। अब यहाँ पे आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट है सेक्शन नंबर 16। अब सेक्शन नंबर 16 बहुत ध्यान सुनना, सेक्शन नंबर 16 जो है ना, अब ये सेक्शन नंबर 16 जो है ये है डिडक्शन फ्रॉम सैलरी का। डिडक्शन फ्रॉम सैलरी का मतलब है कि गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जब भी तुम सैलरी की इनकम निकालोगे तो सैलरी की इनकम निकालते हुए ना आप ये डिडक्शंस माइनस करेंगे। जैसे अभी हमने क्या निकाला, चेक करो, अभी जो हमने 4 क्वेश्चन किए, टोटल मिला के 4 क्वेश्चन किए, चेक करो मैंने 4 क्वेश्चन में क्या बोला कि ग्रोस सैलरी निकालो। मैंने कहीं पर भी ये वर्ड यूज नहीं किया टैक्सेबल सैलरी निकालो, मैंने कहा ग्रोस सैलरी निकालो। इसका मतलब क्या है कि ग्रोस सैलरी में से तुम सेक्शन 16 की डिडक्शन माइनस करोगे तब जाके तुम्हारी टैक्सेबल सैलरी आएगी। सर डीटी की डमरू मैराथन का पार्ट नंबर 2 कब आएगा? अगर आपने पार्ट नंबर 1 देखा है तो तुम्हें पार्ट नंबर 2 पता होगा कब आएगा। नहीं देखा, हेडिंग देखी पार्ट नंबर 1 हो गया, ये तो बाद में देख लेंगे, पहले पार्ट नंबर 2, तो फिर नहीं पता कब आएगा। जानवी पार्ट नंबर 1 के स्टार्टिंग में ही बताया पार्ट नंबर 2 कब आएगा। ठीक है जी, चलो सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो सेक्शन नंबर 16 जो है वो डिडक्शन फ्रॉम सैलरी का है कि अगर हमारे ग्रोस सैलरी निकाली है तो ग्रोस सैलरी में से गवर्नमेंट के लिए हम माइनस करेंगे डिडक्शन, फिर आपकी टैक्सेबल सैलरी आएगी। अब बच्चा कहते हैं सर जो ये डिडक्शंस होती हैं, एक तो अपने सेक्शन नंबर 80C वाली कहा था, आपने कहा था सेक्शन नंबर 80C, 80D, 80U, तो आपने वो डिडक्शन कहा था, उसका हम क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा था वो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। अभी हमें माइनस करनी है इंटरनल। तो सेक्शन 16 में 3 मिला के इंटरनल डिडक्शन है। 3 कौन कौन सी हैं जी? एक तो सेक्शन नंबर 16(1)(a) है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक सेक्शन नंबर 16(2) है एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन, और एक सेक्शन नंबर 16(3) है प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स की डिडक्शन। ये 3 डिडक्शन है भाई, 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन, और 16(3) जो है वो प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन है या एम्प्लॉयमेंट टैक्स की डिडक्शन। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्या ये तीनों डिडक्शन हमें हर स्कीम के अंदर मिलती हैं? गवर्नमेंट कहती नहीं। अब जो तुम्हारी स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो डिफॉल्ट वालों को भी मिलती है, ऑप्शनल वालों को, दोनों को मिलती है, और दोनों की लिमिट है 50,000। वैसे इसकी लिमिट अब 75,000 हो चुकी है न्यू रिजीम के अंदर, बट वो जून 25 से एग्जाम में एप्लीकेबल है या मई 25 के एग्जाम में एप्लीकेबल है, उससे पहले एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी तक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड एक्शन 16(1)(a) वाली जो है वो आपकी 115 बीएससी के अंदर भी है, नॉर्मल स्कीम के अंदर भी है। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2), ये हमारा है एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन। ये ना डिफॉल्ट के अंदर है, ऑप्शनल स्कीम के अंदर मिल जाएगी। और जो हमारे प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन है, अगेन डिफॉल्ट स्कीम के अंदर नहीं है, सिर्फ आपकी ऑप्शनल स्कीम के अंदर है। तो एक डिडक्शन है स्टैंडर्ड जो दोनों के अंदर एप्लीकेबल होती है, चाहे वो ऑप्शनल स्कीम हो चाहे वो न्यू रिजीम हो। अब सबसे पहले जो हम रिवाइज कर रहे हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 16(1)(a) स्टैंडर्ड। अरे स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड मतलब हर एम्प्लॉय को मिलेगी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो पब्लिक हो, कुछ भी हो, हर एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर लेगा। एनुअल सैलरी और 50,000 विच एवर इज लेस, इतने की डिडक्शन मिलनी है, ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है। आपने कोई भी स्कीम ली है, आप कोई भी एम्प्लॉय हो, हर अपनी सैलरी में से 50,000 तक की डिडक्शन माइनस कर लेगा, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो देखो यहाँ पे जी, अब देखो डिफॉल्ट स्कीम है या ऑप्शनल स्कीम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रोस सैलरी 6 लाख माइनस 50,000 5.5 लाख, 80,000 50,000 30,000, यहाँ पे 40,000, तो डिडक्शन भी कितने मिलेगी? 40, सैलरी होगी नहीं। अब अगर वो ऑप्शनल स्कीम है तो भी सेम ट्रीटमेंट होगा, डिफॉल्ट हो ऑप्शनल हो, दोनों के इसमें ट्रीटमेंट सेम है। सर क्या ये डिडक्शन माइनस करने के बारे में क्वेश्चन में दिया होगा? आंसर इज नो। तुमसे वो बोलेगा सैलरी की इनकम निकाल दो बस, और जब उसने कह दिया कि सैलरी की इनकम निकाल दो, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि डिडक्शन हमें माइनस करनी ही करनी है। वो तुम्हें क्वेश्चन में लिखेगा नहीं, हमें माइनस करके खुद आनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ सेक्शन नंबर 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन। अब ये समझो ध्यान से, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन क्या है? अच्छा, एंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि किसी को देखकर मजा करना। जैसे मान लो आप मूवी देखने के लिए गए, वो एंटरटेनमेंट है।
आप कोई भी दिलजीत का मान लो शो देखने के लिए गए, वो एंटरटेनमेंट है। आप करण ओजला का शो देखने के लिए गए, वो एंटरटेनमेंट है। ये सब एंटरटेनमेंट है। तो गवर्नमेंट करिए, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रहा है तो सबसे पहले इन सबकी सैलरी में जोड़ दो। पहला काम ये बोलो कि जो भी आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जा रहा है, पहला काम ये है सारा का सारा सैलरी में जोड़ दो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट। फिर जोड़ने के बाद हम देंगे डिडक्शन। अब डिडक्शन जो देंगे वो किसको देंगे? डिडक्शन जो हम देंगे सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देंगे, वो भी ऑप्शनल स्कीम के अंदर देंगे, डिफॉल्ट स्कीम के अंदर नहीं देंगे। तो पहली बात मैंने क्या बोली, सिर्फ ऑप्शनल वालों को मिलेगा। दूसरी बात, ऑप्शनल में भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उनको मिलेगा, नॉन गवर्नमेंट वालों को डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो नॉन गवर्नमेंट में ऐड होगा, माइनस नहीं होगा। गवर्नमेंट में ऐड भी होगा, माइनस भी होगा। और हां, अगर बात करूंगा मैं डिफॉल्ट स्कीम की, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, सिर्फ ऐड होगा, माइनस नहीं होगा, क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम के अंदर एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलती। बस ये पर ध्यान दो जी। तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी, देखो एक होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, एक होता है अम्यूजमेंट अलाउंस। अम्यूजमेंट का मतलब होता है खुद कुछ काम करके मजा करना। मैं जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तो मेरे को मजा आ रहा है, ठीक है, तो ये मेरा अम्यूजमेंट एक्टिविटी है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर अम्यूजमेंट अलाउंस है ना तो फुली टैक्सेबल है, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो कोई भी स्कीम हो, अम्यूजमेंट अलाउंस कभी भी एग्जाम्प्ट नहीं होते, फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आते हैं। बात करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की। एंटरटेनमेंट अलाउंस में दो केस है, डिफॉल्ट स्कीम या ऑप्शनल स्कीम। डिफॉल्ट स्कीम के अंदर फुली टैक्सेबल, ऑप्शनल स्कीम में दो केस हैं, या तो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट है तो पहले क्या करेंगे, सैलरी में ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, जो 16(2) में लिखा होगा वो भी देख लेंगे। नॉन गवर्नमेंट वाले केस में फुली टैक्सेबल होगा, माइनस कुछ भी नहीं करेंगे। अब मुद्दा ही निकल करेगा कि गवर्नमेंट वाले केस में क्या माइनस करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिडक्ट। अब लीस्ट किस में से आएगा, पहला जितना एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला, या तो वो, या 5,000 पर एनम, या बेसिक सैलरी का 20%, विच एवर इज लेस, इतने की हमें डिडक्शन मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। तो एक बार दोबारा बोले, एक बार सारे के सारे बच्चे हेलो भाई साहब, ओए ओए हेलो, ओ गब्बे, ओए ओए, सीधो बिल्कुल मेरा बच्चा सीधो के बैठो। तो बताओ डिडक्शन, अरे पहली बार डिडक्शन किसको मिलनी है, गवर्नमेंट को, नॉन गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को, वो भी तब जब ऑप्शनल स्कीम ले रखी हो। नॉन गवर्नमेंट के अंदर कुछ मिलेगा, सारा टैक्सेबल होगा, और डिफॉल्ट स्कीम के अंदर भी सारा टैक्सेबल होगा, वहां पे कुछ भी नहीं होगा जी। अब जहां डिडक्शन है वो कितने की है, पहला एक्चुअल, और दूसरा 5,000 पर एनम, और तीसरा 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 20% ऑफ बेसिक सैलरी। इनमें से लेस वाले की हम डिडक्शन दे देंगे और बाकी की नहीं देंगे जी। अब यहां पे क्वेश्चन है, तो अब आप मुझे आंसर देंगे, ये लो ये क्वेश्चन है, और मुझे मैंने आपसे इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 4। पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, एक बार चेक करो। पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ऑप्शनल स्कीम लिए तो क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट है, ऑप्शनल लिए तो क्या होगा, गवर्नमेंट है, डिफॉल्ट लिए तो क्या होगा, और नॉन गवर्नमेंट है तो अगर आपने ऑप्शनल स्कीम ली है तो क्या होगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा जी, नहीं ऑप्शनल नहीं, डिफॉल्ट स्कीम, डिफॉल्ट स्कीम। इन चारों केस के अंदर बताना पड़ेगा इनकम कितनी है जी, बताओ सर। आज जीएसटी की 2 घंटे वाली क्लास होगी, बिल्कुल होगी जी, वो 2 बजे होती है ना, दोपहर को 2 बजे होगी वो तो। हाँ जी, पहले का 5,02,000। मेरे को टैक्सेबल सैलरी बताओ, टैक्सेबल सैलरी, ऐसा नहीं टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल सैलरी कितनी आएगी, हेलो भाई साहब, ओए हाथ जोड़ के बैठना नहीं है, आंसर निकालो आंसर। टैक्सेबल सैलरी, ग्रोस सैलरी नहीं, टैक्सेबल सैलरी। ठीक है सुप्रिया, भेज दूंगा, भेज दूंगा, जल्दी निकालो। टैक्सेबल सैलरी निकालनी है, ग्रोस सैलरी नहीं निकालनी है, टैक्सेबल सैलरी निकालनी है जी। ठीक है, टैक्सेबल सैलरी निकालो फटाफट से, जल्दी।
और कल की क्लास के टाइमिंग मैंने को बता दिया। कल की हमारी त्रिशूल बैच वाली क्लास होगी 10 बजे, ठीक है। कल मेरा सुबह 8:30 बजे डेमो क्लास है टैक्सेशन की, और 8:30 बजे डेमो क्लास है। तुम उसके आके नीचे कमेंट कर देना कि गावा सर कैसा पढ़ाते हैं, ताकि नए नए बच्चों को थोड़ा आइडिया लगे कि पढ़ाता कैसे। उनके दिमाग में डाउट होता है ना, यार पता नहीं अच्छा पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो उस वीडियो के ख़त्म होने के बाद कमेंट करना, ठीक है। और जो भी कोई नए दोस्त हैं उनको बोल देना, सिर्फ एक ही डेमो होगा। ग्रुप 2 का बैच जो हम स्टार्ट करेंगे वो जनवरी में ही करते हैं, ठीक है। बट एक डेमो मैं कल दूंगा जिसके अंदर टैक्स का बेसिक बता दूंगा कि टैक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको। हाँ नहीं बोलो, फटाफट से बताओ। पहले का 497, इधर देखो ध्यान से नालायकों। आंसर जो है पहले का आंसर देखो, पहले पहले मैंने यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट स्कीम। अब मैं बात कर रहा हूँ डिफॉल्ट स्कीम की। देखो डिफॉल्ट स्कीम, फिर यहाँ पे ऑप्शनल स्कीम। अब डिफॉल्ट में गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो 5,02,000 है। ऑप्शनल वाले केस में अगर गवर्नमेंट है 497, और अगर नॉन गवर्नमेंट है तो 5,02,000 रुपये। ये आंसर आ रहा है। तो एक का आंसर 497 है और बाकी तीन का आंसर 5,02,000 है। ये आंसर निकल के आ रहा है। एक बार चेक करना कैसे निकाला है। बेसिक सैलरी 480 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला कितना है 48,000। एम्यूजमेंट अलाउंस कितना मिला है 24,000 रुपये, जोड़ दिया। फिर माइनस करेंगे कि क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 इसमें से, 50 इसमें से, 50 इसमें, 50 इसमें। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस वाली डिफॉल्ट वालों में तो मिलती नहीं है, ऑप्शनल के अंदर मिलेगी, वो भी गवर्नमेंट में। अब गवर्नमेंट कितनी मिलेगी आपको? एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला कितने जी? मिला कितने हैं 2,000 पर मंथ। तो अगर 2,000 पर मंथ है तो मिला मेरे को 24,000 है। 5,000 रुपए की लिमिट है और सैलरी का 20% वो भी ज्यादा आएगा, तो लेस बनेगा 5,000 रुपये। तो डिडक्शन जो मिलेगी वो कितने की मिलेगी 5,000 की, और यहाँ मिलेगी नहीं। तो ये आपकी सैलरी निकल के आ गई। बताओ क्या दिक्कत है जी? यहाँ से ना वो सोल्यूशन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया होगा, अदरवाइज आप सोल्यूशन अपना चेक कर सकते हो अकॉर्डिंगली। क्या है डिफॉल्ट स्कीम के दोनों केस मैंने अलग कर दिए, ऑप्शनल स्कीम के दोनों केस मैंने अलग कर दिए। आंसर इतना निकल के आएगा, बस ये पर ध्यान दो। लॉक कर दूं? डन? बोलो 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 बोलो। चलो बहुत बढ़िया जी। 4,000 एंटरटेनमेंट 4,000 कहाँ है भाई? तुम लोग क्वेश्चन देख के भी नहीं पढ़ पा रहे। सॉरी, अम्यूजमेंट 2,000 है, ये 4,000 है, तो मैंने 4,000 तो लिखा है। 4,000 ये है ना 48,000। अम्यूजमेंट 2,000 है, ये 24,000 है। डन? लॉक कर दो इसको जी। सर आपने अम्यूजमेंट को क्यों देखा? अच्छा अम्यूजमेंट तो फुली टैक्सेबल है ना, अम्यूजमेंट तो फुली टैक्सेबल है, अम्यूजमेंट तो फुली टैक्सेबल है, ठीक है। चलो अब मैं इसको लॉक कर रहा हूं जी। इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आ जाओ। ये हमारा सेक्शन नंबर 16(1)(a) हो गया और 16(2) हो गया जी। अब अगला जो हमारे यहाँ पे है वो हमारा है 16(3) प्रोफेशनल टैक्स। ये तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल गिरा हुआ है। प्रोफेशनल टैक्स वाले केस में एक बात ध्यान देना, जितना एम्प्लॉयर आपको पैसा देगा वो सारा आप सैलरी में जोड़ दोगे। पहली बात तो समझो, प्रोफेशनल टैक्स कोई स्टेट लेवल का टैक्स नहीं है, सॉरी सेंट्रल लेवल का नहीं है, स्टेट लेवल का है। मतलब कुछ स्टेट में लगता है, कुछ स्टेट में नहीं लगता जी, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा हो परसों वाली जीएसटी का जो हमारा क्वेश्चन था, अगर आपको याद आ रहा क्वेश्चन वाली क्लास थी, वहां पर था वो वैल्यूएशन वाला। वहां पे लिखा था ना वैल्यूएशन प्रोफेशनल टैक्स। याद करो पहला पॉइंट जहाँ पे 4,54,400 आपने लिखा था, वहां पर लिखा ना प्रोफेशनल टैक्स स्टेट लेजिस्लेचर लगा रही है, महाराष्ट्र की स्टेट लगा रही है। रीजन है क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स सेंट्रल लेवल का है ही नहीं है, ये है ही स्टेट लेवल का जी। तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा हम ट्रीटमेंट क्या देंगे, जितना पैसा तुम्हें एम्प्लॉयर से मिलेगा वो तुम सारा सैलरी में जोड़ दो, फिर जो तुम आगे इस अकाउंट में पैसा जमा करवाओगे वो सारा माइनस कर दो। सिंपल सी बात है बस। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। जितना मिला वो सारा जोड़ दो, जो एम्प्लॉय जमा करवाएगा वो सारा माइनस कर दो। डन?
सर त्रिशूल बैच फुल हो गया, प्लीज कुछ नया बैच का लिंक। चलो देखता हूँ जी, देखता हूँ। ठीक है शर्मा साहब, डन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी। अब अमाउंट रिसीव, सारे बच्चे बताओ फटाफट से जी। अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर 500, पेड बाय एम्प्लॉई 800, तो ऐड कितना होगा 500, माइनस कितना होगा 800। अमाउंट रिसीव कितना हुआ 800, जमा कितना कराया 500, तो 800 जुड़ेगा 500 माइनस। अमाउंट रिसीव 500 जमा ही नहीं कराया तो ऐड होगा माइनस नहीं होगा। फिर अमाउंट रिसीव नील और जमा कितना कराया 500, तो सिर्फ माइनस करेंगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे, ऐड कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, उसने बोला प्रोफेशनल टैक्स पेड, कुछ का ही नहीं, तो सेम अमाउंट ऐड करेंगे, सेम अमाउंट माइनस करेंगे। हम ये मानेंगे इतना ही पैसा मुझे एम्प्लॉयर से मिला है, फिर मैंने आगे जमा करवा दिया, तो सेम अमाउंट ऐड होगा, सेम अमाउंट माइनस होगा। बस ये पर ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ क्वेश्चन इन साइलेंट सेम अमाउंट विल बी एडिड एंड सेम अमाउंट वुड बी डिडक्टेड। डिडक्शन ओनली ऑप्शनल स्कीम के अंदर है, डिफॉल्ट स्कीम के अंदर नहीं है। डिफॉल्ट स्कीम के अंदर पहले जुड़ेगा, माइनस कुछ भी नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। यहां तक क्लियर है, पक्का पक्का। तो अब जाके हमारा सेक्शन 16 पूरा खत्म हो जाता है जी। अब अगला सेक्शन जो है वो अगला सेक्शन है अलाउंसेस का। गाबा ओए गाबा 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 ओए गाबे गाबे गाबे। एक एक क्या एक है क्वेश्चन, सारा कुछ मिक्स करके, ताकि हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तुम्हारा। दो है क्वेश्चन और उसमें ग्रेड बेस भी डाल दूं, एंटरटेनमेंट भी डाल दूं, अम्यूजमेंट भी डाल दूं, प्रोफेशनल टैक्स भी डाल दूं, देख लो। चलो ठीक है सर, मैक्सिमम 2500 था ना। 2500 रुपए साल की लिमिट है प्रैक्टिकल लाइफ में। 2500 साल की लिमिट है प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है आ जाओ, फिर आ जाओ, फटाफट से लिखो, जल्दी लिखो यार, अब टाइम वेस्ट मत करना। सबने लिखना है, सबने लिखना है। जिसके दो दो हाथ भगवान ने दिए हैं, जिसके हाथ चलते हैं वो सारे बच्चे लिखेंगे जी। बाकी अगर हाथ नहीं चलते तो बात एक अलग है, फिर तो भगवान ने कोई दिक्कत कर दी है। ठीक है बट जिनके दोनों दो हाथ हैं और दोनों हाथ चलते हैं, तो फिर आपने क्वेश्चन लिखना है जी। आ जाओ 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 आ जाओ, लिखो जी। मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन VG Limited. His salary grade as follows. उसका सैलरी का ग्रेड ये रहा 35,800, 39,000, 45,000 ये। ठीक है जी। ज्वाइनिंग सैलरी 1 नवंबर 2000, मान लो 1 नवंबर 2000, मान लो 20। ज्वाइनिंग है 1 नवंबर 2020 जी। ठीक है। ही रिसीव फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर 23-24। इसके अलावा उसको कुछ और अमाउंट मिला जी। 39,000 के बाद 2,000 है जी, 39 के बाद 2,000 है, फिर 47,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला 1,000 रुपये पर मंथ, अमाउंट स्पेंड 800 पर मंथ। एम्यूजमेंट अलाउंस मिला 500 रुपये पर मंथ, अमाउंट स्पेंड दे रखा है 300 पर मंथ। ठीक है जी। फिर यहां पे दिया हुआ उसने प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 2,000 रुपये पर एनम, ₹1,000 पर एनम पेड बाय एम्प्लॉय। मतलब 2,000 एम्प्लॉयर से मिला और पेड बाय एम्प्लॉय जो है वो 1,000 है। ज्वाइनिंग सैलरी लिख लो जी।
ज्वाइनिंग सैलरी जो है वो आपकी है, मान लेते हैं 39,000 पर मंथ। ज्वाइनिंग सैलरी 39,000 पर मंथ है जी। ज्वाइनिंग सैलरी जो है वो 39,000 पर मंथ है। ठीक है, सुनो 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 सुनो, आपको निकालनी है इसकी टैक्सेबल सैलरी से, बोथ रिजिम से, बोथ रिजिम से निकालनी है। टैक्सेबल सैलरी निकालनी है बोथ रिजिम से। अगर ये एम्प्लॉई गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, ये है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है जी। एंटरटेनमेंट के नीचे दिया हुआ है एम्यूजमेंट अलाउंस, ये है एम्यूजमेंट अलाउंस 500 पर मंथ, अमाउंट स्पेंड 300 पर मंथ। फिर दिया प्रोफेशनल एक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 2000 और 1000 जो है वो पेड बाय एम्प्लॉय। आपको निकालनी है दोनों रिजिम से टैक्सेबल सैलरी। अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बताओ क्या होगा जी, जल्दी करो। ब्रैकेट में क्या लिखा है, ब्रैकेट में कहां पर, अमाउंट स्पेंड, अमाउंट स्पेंड 300 पर मंथ, यहां पे अमाउंट स्पेंड है 1000 रुपए पर एनम, सॉरी यहाँ पे 300 पर मंथ है, यहाँ पे 800 पर मंथ अमाउंट स्पेंड है, और यहाँ पे 1000 रुपए पर मंथ जो है वो पेड बाय एम्प्लॉय है। 23-24 की निकालनी है भाई, 23-24 की निकालनी है सैलरी, जो निकालनी है वो 23-24 की निकालनी है। सैलरी निकालनी है 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट है 24-25 जी। चलो जी फटाफट से करो, देखता हूं तुम क्या कलाकारी कर रहे हो जी, जल्दी करो फटाफट से जी। फटाफट से सारे के सारे बच्चे जल्दी करो इसको। मैं इतने इसकी यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ऑप्शनल डिफॉल्ट स्कीम, बेसिक, बेसिक सैलरी, छह लाख 12,000, एक आंसर आ गया 6,12,000 जी। बाकी बताओ सारे के सारे बच्चे। हाँ जी, बाकी सब बच्चे बताओ इसका इसके अलावा 6,12,000 के अलावा आंसर। 5,26,000, 5,26,000, 6,40,000। भाई साहब कैसे होगा तुम्हारा, क्या काम करोगे यार तुम, कैसन होएगा, तुम्हें देख के हमें डरत लगत रही, दुख दुख करत रही, दुख दुख। चल बा इधर देख बा, एक बात मेरे को बताता रही, यहाँ पे तुम्हारी ज्वाइनिंग सैलरी है 39,000 और 1 नवंबर 20 को है, तो 1 नवंबर 20, 1 नवंबर 21, 1 नवंबर 22, 1 नवंबर 23, 30, 31 अक्टूबर, यहाँ पे आएगा 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 21, 31 अक्टूबर 22, 31 अक्टूबर 23, 31 अक्टूबर
24। ठीक है जी। अब यहाँ पे सैलरी कितनी है उसकी, पहले उसकी सैलरी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 39,000। उसके बाद सैलरी का ग्रेड कितना है, 41,000। फिर कितनी है, 43,000। फिर कितनी है, 45,000। ठीक है जी। अब एक बात तो हमें निकालनी है, हमें निकालनी है 23-24। तो अगर 23-24 निकालनी है तो ये आ गया 23, इसके अंदर आएगा। तो नवंबर है ना, दिसंबर जनवरी 8 महीने यहाँ पे, 4 महीने यहाँ पे। तो पहले तो चेक करो तुम्हारी सैलरी कितनी आ रही है, बेसिक सैलरी कितनी आ रही है। बेसिक आ रही है 43,000 मल्टीप्लाई 8, 45,000 मल्टीप्लाई 4, तो बेसिक आ रही है 5,24,000। बेसिक कितनी, 5,24 आ रही है। बेसिक जो आ रही है वो 5,24 आ रही है जी। इतनी आ रही है ना बेसिक। 7 महीने हैं, 31 अक्टूबर आएगा क्या, 1 नवंबर से, अच्छा 31 अक्टूबर, सॉरी 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 सॉरी। हाँ तो 7 महीने यहाँ पे और 5 महीने यहाँ पे, तो 43,000 मल्टीप्लाई 7 और 45,000 मल्टीप्लाई 5, 5,26,000। 5,26,000। ठीक है ना, 5,26,000। बहुत बढ़िया जी। तो अब यहाँ पे आपकी आ गई बेसिक सैलरी आ गई 5,26,000। तो बेसिक तो दोनों में सेम रहेगी जी, बेसिक तो दोनों में सेम रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5,26,000 यहाँ पे ले लो और 5,26,000 पे यहाँ पे ले लो। इसमें ऐड कर दो एंटरटेनमेंट अलाउंस। सारे बच्चे बोलो मिला कितना है, जल्दी बोलो। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला कितना है, फटाफट से बोलना जी। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो हमें मिला है वो कितना मिला है, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिला वो कितना मिला है, बोलो 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 बोलो। वो मिला 1,000 पर मंथ, तो वो मिला 12,000, 12,000 रुपये, ये मिला 12,000। फिर एम्यूजमेंट अलाउंस कितना मिला जी, एम्यूजमेंट अलाउंस कितना मिला, एम्यूजमेंट अलाउंस मिला आपको 500, तो ये भी फुली टैक्सेबल है। ये हो गया 6,000 रुपये, ये हो गया 6,000। फिर यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर से कितना मिला, एम्प्लॉयर से जो मिला है वो मिला है आपको 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये ये भी जोड़ दोगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करना कितना आ गया जी, 5,26,000 प्लस में 12,000 प्लस में 6,000 प्लस में 2,000, 5,46,000। और यहाँ पे भी 5,46,000 माइनस में 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों की जी। फिर माइनस में 16 टू एंटरटेनमेंट अलाउंस, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट को मिलता है, नॉन गवर्नमेंट को मिलता ही नहीं। और क्वेश्चन किसका है, नॉन गवर्नमेंट का, तो कुछ मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। फिर माइनस में यहाँ पे करेंगे 16(3) प्रोफेशनल टैक्स वाला। अब यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में तो मिलेगा नहीं, ऑप्शनल स्कीम के अंदर मिलेगा। अब कितना पे किया, यहाँ पे 1,000 माइनस कर दो, और यहाँ पे माइनस करना नहीं है जी। अब यहाँ पे बस देख लो कितना आएगा जी। तो यहाँ पे 5,46,000 में से अपने 51,000 माइनस कर दिए, तो 4,95,000 ये आएगा और 4,96,000 ये आएगा जी। ये आंसर आएगा जी। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी जी, अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी, ये आंसर निकल के आएगा। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को सही और कितने बच्चों को गलत है जी। आई होप आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे जी। डन, लॉक कर दे इसको, पक्का पक्का, अब गलती तो नहीं करोगे। ठीक है जी। तो अब जाके हमारा सेक्शन नंबर 15 पूरा रिवाइज हो गया और सेक्शन नंबर 16 हमने पूरा का पूरा यहां पे रिवाइज कर लिया। अब हमारा यहां पे कुछ बैलेंस बचा है, तो हमारा एक सेक्शन नंबर 10 अलाउंसेस वाला बैलेंस बचा है और फिर हमारा परक्विजिट वाला बैलेंस बचा है। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, जबरदस्त जबरदस्त मेरे दोस्तों, जबरदस्त जी, वेरी गुड यार। चलो बहुत बढ़िया जी। अब यहाँ पे आ जाओ, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये देखते हैं अलाउंसेस। अब अलाउंसेस मोटा मोटा जो है वो हम कल वाली क्लास में ही करेंगे। कल हम दोबारा से, कल तो मैं दोबारा बोल दूं ना, कल हमारी क्लास 10 बजे है, कल 8 बजे मत आके बैठ जाना। कल 8:30 बजे जो है वो मेरी डेमो क्लास है टैक्स की, जो ये वाली क्लास होगी वो कल 10 बजे होगी, ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर, अम्यूजमेंट अलाउंस 520 पर मंथ है। नहीं 500 पर मंथ है जी, 520 नहीं है, 500 पर मंथ है। ठीक है। बेसिक सैलरी कैसे करेंगे, जैसे ऊपर मैंने कैलकुलेट की है जी, आपको देखना प्रीवियस है 23-24 किसके बीच में आ रहा है,
तो 23-24 जिसके बीच में भी आ रहा है उसके बेस पे कैलकुलेशन है। और जो बच्चा पूछ रहा है आई थिंक वो भी अभी जुड़ा है, अगर ये लेक्चर पूरा स्टार्टिंग से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक सैलरी हमने कैसे कैलकुलेट की है। चलो जी इधर देखो ध्यान से, नहीं प्रोफेशनल टैक्स पर एनम होता है जी। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो पर एनम होता है, पर मंथ कभी भी नहीं होता है जी। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ। अब अगर मैं अलाउंसेस की बात करूंगा ना, अब अलाउंसेस में ध्यान रखना 3 कैटेगरी आती हैं, या तो अलाउंस होते हैं फुली एग्जम्प्ट, या अलाउंस होते हैं पार्शली एग्जम्प्ट पार्शली टैक्सेबल, या वो होते हैं फुली टैक्सेबल जी। अब अगर मैं फुली एग्जम्प्ट की बात करूंगा तो फुली एग्जम्प्ट में 3 कैटेगरी निकल के आती हैं। पहले तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंस मिलते हैं वो नॉर्मली एग्जम्प्ट होते हैं। फिर जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके मेंबर्स हैं उनको मिलने वाले अलाउंस नॉर्मली एग्जम्प्ट होते हैं। और अगर ये अलाउंस हमें इंडियन गवर्नमेंट दे रही है बाहर सर्विस रेंडर करने पर, वो भी अलाउंस एग्जम्प्ट है। बट गवर्नमेंट कह रही है ये ऊपर वाले 2 जो हैं ये ऑप्शनल स्कीम में है, ये नीचे वाला अलाउंस जो एग्जम्प्ट है ये दोनों स्कीम के अंदर है। तो रटने वाले बच्चे एक बात ध्यान दे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाला सिर्फ ऑप्शनल स्कीम के अंदर है, फिर दूसरा यूएनओ वाला ऑप्शनल स्कीम के अंदर है। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर सर्विस रेंडर करने पर अपने इंडियन सिटीजन को कोई भी अलाउंस दे रही है वो एग्जम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्सेबिलिटी इंडिया में नहीं होगी, चाहे उसने ऑप्शनल स्कीम लियो चाहे उसने डिफॉल्ट स्कीम लियो। तो बिल्कुल बेसिक सी बात यहां पे निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर अगर यहां पर आओ, अब यहां पे है फुली एग्जम्प्ट तो हो गए, पार्शली एग्जम्प्ट और पार्शली टैक्सेबल। अब मेन सबसे बड़ी जो है ना वो पार्शली एग्जम्प्ट वाली कैटेगरी है। अब पार्शली एग्जम्प्ट और पार्शली टैक्सेबल में टोटल मिला के जो है वो हमें 14 अलाउंस करने हैं, जो हम करेंगे कल वाली क्लास में। अब इन 14 अलाउंस में 13 अलाउंस अलग है, 1 अलाउंस अलग है। फिर 13 अलाउंस में 6 अलाउंस अलग है, 7 अलाउंस अलग है। अब कौन कौन से, मैं आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूं। देखो यहाँ पे एक तो 1013 है HRA, एक 1014 स्पेशल अलाउंस हो गया, टोटल मिला के 13 है। अब 13 और एक कितना हो गया 14। अब 13 में 6 अलाउंस अलग है, 7 अलाउंस अलग है। अब इन 6 अलाउंस में कौन कौन से हैं और 7 अलाउंस में कौन कौन से हैं, और जो HRA है वो क्या है, HRA डिफॉल्ट में मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जो 13 अलाउंस है डिफॉल्ट में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सारी डिस्कशन जो करेंगे हम कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है सर, क्या ये सैलरी में जोड़ेंगे? आंसर इज नो। ये सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 मतलब एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का नेट इफेक्ट हम सैलरी में दिखाते हैं, पहले कभी जोड़ के माइनस नहीं करते। आपको मैंने कहा भी था डिडक्शन एक अलग चीज होती है, एग्जम्पशन अलग चीज होती है। एग्जम्पशन कभी भी टोटल इनकम का पार्ट बनती नहीं है, ठीक है ना। तो अगर एग्जम्पशन की बात करूंगा तो नेट इफेक्ट एग्जम्पशन माइनस करने के बाद जो नेट टैक्सेबल इनकम होगी वही कैलकुलेशन में जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। डन, लोग कर दें इसको जी। चलो तो आज हम यहीं पे रोकते हैं, फिर बाकी मुलाकात करेंगे। अब कल वाली क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल हम सारे अलाउंसेस और रिटायरमेंट बेनिफिट कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। तो कल हम सारे अलाउंसेस और सारे के सारे रिटायरमेंट बेनिफिट कल वाली क्लास में हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। और थैंक यू सो मच। फिर हम मिलेंगे आज 2 बजे अपना संजीवनी बूटी की सीरीज के अंदर। और संजीवनी बूटी के अंदर आज हम जीएसटी के फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। उम्मीद करूंगा सारे के सारे बच्चे कनेक्ट होंगे, क्योंकि वो सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना तुम एग्जाम देने नहीं जा सकते, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद। सारे बच्चे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, हर बच्चे के साथ में शेयर करो। और अल्टीमेट सीए वाला चैनल हर सीए के बच्चे को पता होना चाहिए। सारे के सारे सीए वाले बच्चे अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि मेरी क्लासेस जो होती हैं, चाहे वो रिवीजन हो चाहे वो ये वाली हो, सब अल्टीमेट सीए वाले चैनल के ऊपर आती हैं। बाकी ये चैनल मेरा पर्सनल चैनल है जहां पे सीएस की फैमिली के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।